बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द P4 A level, A2, P4। अच्छा बेटा, अगर आप P4 की प्रिपरेशन करने लगे हो तो सबसे पहली चीज जो आई वुड लाइक कि आप करेंगे वो ये है कि अपने सिलेबस को पहले आपने रिपीट करना है। देन आपने पास पेपर्स की तरफ जाना है। डायरेक्ट पास पेपर्स की तरफ वो बच्चा जाए जिसको लगता है कि उसका सिलेबस बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर, राइट। अच्छा जी, सिलेबस में यहाँ दो चीजें जेन में रखनी कि A2 की प्रिपरेशन करते वक्त आपको एक चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप AS फिजिक्स के मेन पॉइंट्स हैं वो प्लीज आप रिपीट कर लें और फॉर्मूलाज, क्योंकि हमारे P4 में कुछ क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाते हैं कि जिनमें हमें एएस का नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, तो जो बच्चे तो कॉम्पोजिट कर रहे हैं तो वो तो इसके लिए उनको यहाँ एडवांटेज होता है। लेकिन जो बच्चे बाय पार्ट्स कर रहे होते हैं, जो एएस का एग्जाम दे चुके होते हैं, तो अब उनका कुछ गैप आ जाता है। तो हमने देखा है कि P4 में कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जो एएस का नॉलेज या फॉर्मूला उनमें डेफिनेटली यूज होता है, उसके विदाउट नहीं। ठीक है। अच्छा, अब A2 की प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो A2 में सबसे पहले जो चीजें आपने कुछ चीजों को ज़हन में रखना है वो है कि आपको प्रीफिक्सेस बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए। पेपर है P4 और P5, और मेनली P4 ही हमारा ग्रेड है, समझिए। ये अगर हमारा अच्छा हो गया तो हमारा जो ग्रेड है वो भी सिक्योर हो जाता है। प्रीफिक्सेस कैलकुलेशन बहुत ज्यादा P4 में, कैलकुलेटर बहुत यूज होता है। प्रीफिक्सेस इसमें बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रीफिक्सेस को तो ऑब्वियसली एएस करते हुए ये हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन A2 में ये एएस से ज्यादा इन्वॉल्व है प्रीफिक्सेस, राइट। प्रीफिक्सेस में एक चीज जो आपने ध्यान में रखनी है, प्रीफिक्सेस और उनके यूनिट्स पावर याद होनी चाहिए। तो एक चीज हमारी अक्सर आएगी कि जैसे सेंटीमीटर क्यूब आ गया फॉर एग्जांपल, तो इसमें हमने ध्यान में रखना है कि क्यूब और मीटर का भी होता है। यानी इट इज इक्वल टू, सेंटी का मतलब 10 रेज टू पावर -2 रेज टू पावर 3 इंटू मीटर क्यूब। जो सिंप्लीफाई करेंगे इट विल बी सिंप्लीफाइड टू 10 रेज टू पावर -6। वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स आपस में। सिमिलरली बेटा, अगर कहीं माइक्रोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो स्क्वायर माइक्रो है, माइक्रो का भी है, तो माइक्रो का मतलब 10 रेज टू पावर -6 होता है, उसका भी स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर। यानी ये 10 रेज टू पावर -12 मीटर स्क्वायर, राइट। इसके अलावा प्रीफिक्सेस के अलावा जो आपने इंपॉर्टेंस देनी है वो डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज को। देखिए, ये जो P4 है ये फॉर्मूला के ऊपर बोर्ड 20 मार्क्स के करीब ना, आउट ऑफ 100 वो डेफिनेशंस हैं। और बाकी क्योंकि मैथमेटिकल बहुत है तो ये डिपेंड करता है फॉर्मूलाज पर। तो ये कुछ जो कॉमन डेफिनेशंस हैं उनको आपने इंपॉर्टेंस देनी है। आपको ये याद होनी चाहिए। वो डाटा में जो पेज में होते हैं बहुत कॉमन, बड़े बहुत मेन फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, सारे नहीं होते, राइट। तो बेटा जी, ये हमारी प्रिपरेशन का पहला स्टेप है। इसके अलावा जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो उसमें हमने किसी भी क्वेश्चन पर ज्यादा देर तक नहीं अड़ना, हमने टाइम वेस्ट नहीं करना बस।
कि हमने एक क्वेश्चन देखा है और हमें लग रहा है कि देखते साथ वो हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम स्ट्रेट अवे उस क्वेश्चन को छोड़कर बाकी करें, और एक वक्त में दो क्वेश्चन के बारे में ना सोचें। ये ना हो कि अगला क्वेश्चन करते हुए पिछले के बारे में भी सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। एक क्वेश्चन के ऊपर आपने फोकस करना है। तो आपने अ, जो क्वेश्चन करने हैं उनमें एक बात का ध्यान रखना है कि जो पहला क्वेश्चन, पहला स्टेप जो डेफिनेशन है या वो मेन कॉन्सेप्ट पूछता है, तो बाकी सारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। हर नेक्स्ट पार्ट पिछले जो पार्ट या स्टेप से ना वो रिलेटेड है। ये इसकी हमारे कैम्ब्रिज के एग्जाम की मतलब समझ लें कि ये इनकी ट्रेडिशन है। और अगर आप वीकनेस भी कहना चाह रहे हैं तो चॉइस इज योर्स, कि हर नेक्स्ट स्टेप पिछले से रिलेटेड होगा। इसलिए अगर आपको सम टाइम नहीं समझ आती कि आप पिछला पेपर जो सा है वो उसमें आप क्या अगले स्टेप में आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप पिछले स्टेप को देखोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू कि हर स्टेप जो सा है वो पिछले स्टेप से रिलेटेड हो। राइट बेटा जी? तो आपने इस सेशन करना है, इंशाल्लाह इट विल बी बेटर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर कर लें। तो मैं सिलेबस को उल्टा आप लोगों के साथ जो सा है ना वो स्टार्ट करूंगा कॉस्मोलॉजी से, और मेन पॉइंट्स वो डिस्कस करूंगा। पूरा सिलेबस तो नहीं ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। राइट बेटा जी? बिफोर वी मूव ऑन, एक चीज मैं आई वुड लाइक टू डिस्कस। ये न्यू नॉर्मली मैं ओ लेवल से स्टूडेंट्स को ये उनके साथ इसी लिहाज से इनको ट्रेन करता आया हूँ, वो है ग्राफ से रिलेटेड। कि ग्राफ दे आर रियली इंपॉर्टेंट। कुछ चैप्टर्स हैं हमारे, जैसे फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशन फील्ड में भी पिछली दफा से ग्राफ बहुत ज्यादा है। तो ग्राफ के कुछ बेसिक हमें पता होनी चाहिए कि ग्राफ अगर हमारा दो क्वांटिटीज के दरमियान है, ए एंड बी, वो इंफॉर्मेशन देगा जो ए को बी से डिवाइड करके आता है। ए यानी ए क्वांटिटी को बी क्वांटिटी से डिवाइड करें, फॉर्मूला में जो आंसर आएगा ग्राफ में वो ग्रेडियंट से आएगा। और जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो आपको वो इंफॉर्मेशन या क्वांटिटी बताएगा जो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। राइट? तो ए टू की जो इन फॉर्मूलाज और डेफिनेशन को क्विक रिवीजन देनी है। राइट? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि कुछ क्वेश्चन में एएस इन्वॉल्व होगा नॉलेज। तो जो तो बाय पार्ट्स कर रहे हैं ना वहां उनको डिसएडवांटेज हो जाता है। ठीक है? तो उनको लिए ये पॉइंट है कि उन्होंने उसको रिपीट कर लेना है। अच्छा जी, अब मैं सिलेबस को उल्टा जोन सा है ना वो आपके साथ करने लगा हूँ। जी, ये इंटरनेट का इशू है। मेरी जो आवाज में इशू आएगा, सॉरी फॉर दैट। तो सबसे पहले हम कॉस्मोलॉजी को रिपीट करने लगे, उसके जो मेन पॉइंट्स। कॉस्मोलॉजी जो सा होता है उसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लिमिनोसिटी, पावर रेडिएटेड कहते हैं, इसकी यूनिट वॉट होती है, रेडिएशन फ्लक्स ये डेफिनेशन, ये दोनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको के पूरा नहीं डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो ये लिमिनोसिटी, रेडिएशन फ्लक्स इंटेंसिटी की डेफिनेशन और लॉज ऑब्वियसली आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो स्टार है या गैलेक्सी उससे जो डिस्टेंस है वो आर है। अच्छा, इसके बाद जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कैंडल्स। स्टैंडर्ड कैंडल का जो तो कुछ मामला मैं यहाँ हाईलाइट करूंगा वो आपके सिलेबस में आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे, वो आपने नोट कर लेने। कि अगर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की ल्यूमिनोसिटी और डिस्टेंस का पता हो, लेट्स से उसका डिस्टेंस r1 है, उसकी ल्यूमिनोसिटी l1 है, तो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ल्यूमिनोसिटी पता तो उसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और अगर डिस्टेंस पता तो ल्यूमिनोसिटी। तो ये फॉर्मूला नोट कर, l1 ल्यूमिनोसिटी है और r1 उसका हमसे डिस्टेंस है, वो कोई गैलेक्सी है या स्टार है।
फ्रीक्वेंट होती हैं, उनका जो वेवलेंथ होता है वो टेम्परेचर के इनवर्स प्रोपोर्शन है। लेकिन यहाँ ये पता है, हमने लॉ पढ़ा, लेकिन एक चीज जो आई वुड लाइक टू डिस्कस है वो है इसका फॉर्मूला। वो ये वाला फॉर्मूला आपने इसको जहन में रखना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। ये रेशियो प्रोपोर्शन की लॉजिक्स है कि लैम्डा वन ओवर लैम्डा टू इज इक्वल टू T2 ओवर T1, या आगे स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ सेज कि जो ल्यूमिनोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4। इसका फॉर्मूला ये है हमारे पास, ये इसका कांस्टेंट है। इसकी भी ये वाला जो फॉर्मूला रेशियो है ना, प्लीज ये आपने जहन में रखनी, ठीक है? दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो बेटा ये एक फॉर्मूला आपने, इसको आपने जहन में रखना है। L1 over L2 is equal to T1 raised to power 4 over T2 raised to power 4। तो बेटा इस फॉर्मूला में आपने एक बात को जो जेन में रखना है वो है कि टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, राइट बेटा जी? ये सारे मैंने बनाए। अच्छा बेटा जी, दूसरा जो इसमें आ जाएगा वो डॉपलर्स इफेक्ट है, लास्ट पॉइंट। डॉपलर इफेक्ट में हमने वही जेन में रखना है कि ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी ओवर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जो कि हम एक स्पेसिफिक कलर की या वेव की अर्थ पे करते हैं, या जो हमें फर्स्ट सबसे पहले जो रिसीव होती है, इट कैन आल्सो बी दैट। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। इसमें इज v इज द स्पीड ऑफ रिसेशन ऑफ सोर्स। यूजली के वो जो जिस स्पीड से वो सोर्स हमसे दूर जा रहा है या स्पीड अप्रोच भी उससे करीब आ रहा है, वो कैसे पता? अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है या फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब वो हमसे दूर जा रहा है, और अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब वो हमसे करीब आ रहा है, राइट बेटा जी? तो ये हमें वो चेंज की नेचर बताएगी कि वो ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है या दूर जा रहा है, राइट बेटा जी? तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। हब्बल्स लॉ में हब्बल्स कांस्टेंट आपको अगर याद हो जाए कि v is equal to h no d, v is the speed of precession और d is the distance from earth या from the center of universe भी कह सकते हैं। तो हब्बल्स कांस्टेंट की वैल्यू यूजुअली गिवन होती है, राइट? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस ये हब्बल्स कांस्टेंट को हमने कैलकुलेट किया है थ्रू द एज ऑफ द यूनिवर्स जो एस्टिमेटेड है, राइट? और इससे हमने हब्बल्स कांस्टेंट की ये डेरिवेशन, मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है कैसे ये वैल्यू आई हमारे पास, और इसी से उल्टा कर दें तो हम एज ऑफ यूनिवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो कह दे वो आपको कि हब्बल्स कांस्टेंट से एज ऑफ यूनिवर्स कैसे करेंगे, तो वो हब्बल्स कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 ओवर टी वेयर टी इज द एज ऑफ यूनिवर्स, राइट? ये जेन में रखनी है। तो आप हब्बल्स कांस्टेंट की वैल्यू से एज ऑफ यूनिवर्स, और एज ऑफ यूनिवर्स अगर पता है तो वहां से आप हब्बल्स कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हो। तो क्योंकि ये एज अभी तक एस्टिमेटेड है, एग्जैक्ट नहीं है, सो बेटा दैट इज व्हाई कि ये हब्बल्स कांस्टेंट ना बस ये अभी तक के लिए एस्टिमेटेड है, ये परफेक्टली फाउंड या कैलकुलेटेड कांस्टेंट नहीं है। क्लियर बेटा जी? ये तो हो गया हमारे पास स्पेस फिजिक्स।
इसके बाद आई वुड कम टू द न्यूक्लियर फिजिक्स। बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स सबसे ज्यादा कैलकुलेटर आपका यूज होना है, तो वो आपके पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है। सर इसके आप ये फॉर्म नोट्स शेयर कर देंगे? भी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। एक कैलकुलेशन जो सबसे पहले आई वुड लाइक यू टू नोट इज दिस, कि अगर हमें एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है और उसे जाउल में कन्वर्ट करना है, या जाउल है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो प्लीज ये नोट कर लें सबसे पहले तो, कि अगर हमारे पास जाउल में एनर्जी गिवन will be converted into मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी गिवन है तो वो जाउल। अच्छा जी, एक डेरिवेशन आती है कि 1 U जो एटॉमिक मास यूनिट है वो प्रूव करो इसके है। तो बेटा उसके लिए क्या करेंगे कि 1 U इतने केजी के इक्वल होता है, तो इज इक्वल टू mc² में हम ये मास की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास जो एनर्जी आ जाएगी वो जाउल में है। और फिर अभी हमने डिस्कस किया कि जाउल को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इससे डिवाइड कर दें, द आंसर विल बी 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक और कन्वर्जन भी अगर आपको याद रख सके, कि अगर आपको अब तो अगर आपको कहीं मास इज गिवन इन यू, आप उसे 934 से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो डायरेक्ट विल टेल यू एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिमिलरली एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो उसे 934 से आप डिवाइड कर दें, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मास इन यू। और यू को अगर आपने केजी में कन्वर्ट करना है तो ये हाँ। अच्छा, ये एनर्जी कन्वर्जन क्यों जरूरत पड़ेगी और क्या क्या फॉर्मूला है? बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स में सबसे पहले तो आ जाए ये बाइंडिंग एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि mp इज द मास ऑफ वन प्रोटॉन। अगर हम उसे जी से मल्टीप्लाई करते हैं, जी नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो दिस न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल गिव यू टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। इनको प्लस कर दे तो दिस विल बी टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स। लेकिन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि जो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, उसका जो मास है टोटल, वो न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है, यानी तो इनके मास में डिफरेंस आता है। वो जो मास में डिफरेंस आता है उसे मास लॉस कहते हैं, और वही कन्वर्ट होता है इनटू बाइंडिंग एनर्जी टू बाइंड इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए उसे c² से मल्टीप्लाई कर दें, राइट? तो दिस गिव्स यू बाइंडिंग एनर्जी। और अगर हम डिवाइड कर दें तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बेटा जी ये वाली कैलकुलेशन में, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये कन्वर्जन डिस्कस की है, दैट कैन बी वेरी हेल्पफुल। आपका टाइम बहुत बच जाएगा, राइट बेटा? क्लियर जी? इसके अलावा ये एक चीज याद रखने वाली है कि ये मास डिफेक्ट, मास लॉस पर नंबर के अगेंस्ट करें, तो कर्व में यहां सबसे तो टॉप पे ना, वो आपने याद रखना आयरन है, जिसका मास नंबर 56 है और एटॉमिक नंबर जो है वो 26 है। ये आपने याद रखना है। और इसमें ये बीच में थोड़ी सी पीक्स भी आती है, यहाँ पर वेरिएशन आती है, फ्लक्चुएशन आती है। और हमने याद रखना है कि जो पहले वाले हैं ये जितने भी, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है न्यूक्लियस हमारे पास आयरन का। और दुनिया में हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाती है, तो ये जो बहुत शुरू वाले होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी बायस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम।
स्टेबल। राइट बेटा जी, क्लियर। अच्छा, अब इसके कुछ फॉर्मूलाज वो आपने याद रखने हैं कि हमारे पास वो बेसिक फॉर्मूलाज में जस्ट एक रिवीजन के लिए मैं वो बता रहा हूँ कि हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स में फॉर्मूला डिके कांस्टेंट कहा जाता है। एक्टिविटी जिसे हम काउंट रेट भी कहते थे, इसकी यूनिट बैक्टेरियल होती है। एक फॉर्मूला जिसे हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कई दफा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ये कई दफा हमें डिके कांस्टेंट पता होता है और हमने एक्टिविटी फाइंड करनी होती है, या कभी ये ए और लैम्डा पता है तो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा जी? ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला हमारे पास एन ओवर एन ए है। भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई दफा ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तो हमें एन की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हमें ये यूज करना पड़ता है। इस फॉर्मूले में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये जो मैथ्स है इस फॉर्मूले में वो हमेशा ग्राम्स में रखना है, और इससे अगर मैथ्स निकालेंगे वो भी ग्राम्स में। और ये जो एम आर है ना, इसे रिलेटिव मैथ्स कहते हैं, इसको न्यूक्लियर नंबर भी कहते हैं, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ए, मैं आई एम टॉकिंग, ये जो ए की बात कर रहे हैं ये, तो बेटा ये जो नंबर है, ये फॉर्मूला, ये कई तरह घुमाकर वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो एम आर से हमें एटॉमिक मैथ्स नंबर, एटॉमिक मैथ्स नंबर भी पता चल जाता है। ये याद रखें, न्यूक्लियर नंबर भी इसको कहते हैं। और क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लैम्डा कांस्टेंट है तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो बेटा ए की जगह अगर हम एन की जगह ए भी रख दें, इस फॉर्मूला को यूज करते वक्त ध्यान रखना है कि लैम्डा और टी, लैम्डा की यूनिट पर सेकंड है तो टाइम सेकंड में होगा, ये आपने यूनिट को सेम रखना है। राइट बेटा जी, तो ये फॉर्मूला का सर। कॉम्बिनेशन न्यूक्लियर में आपने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, न्यूक्लियस चीज डिस्कस होनी चाहिए। एनी क्वेश्चन सो फार? सर, जी जी। वो मैंने पूछना था कि ये ए इक्वल्स टू माइनस जी लैम्डा बेटा एन बोले। नहीं होगा? ए इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन नहीं होगा? क्योंकि हमेशा लैम्डा नेगेटिव होता है मोस्टली। जी एक मिनट ठहरिएगा बेटा। हाँ अब बोलो। मैं कह रहा था कि ए इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन नहीं होता, क्योंकि अब्दुल हन्ना। कोएफिशिएंट डीके कांस्टेंट नेगेटिव होता है क्योंकि। बेटा आप, मैंने आप हैंड मूव करके आप बोले, आप मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही। सर, मैं पूछ रहा था कि ए इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन नहीं होता, क्योंकि डीके कांस्टेंट हमेशा नेगेटिव होता है। हेलो।
जी अब्दुल हनान, sorry I got disconnected. Can you repeat what were you saying? सर मैं कह रहा था वो एक्टिविटी इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन नहीं होता क्योंकि एक्टिविटी हमेशा आई मीन डीके कांस्टेंट हमेशा नेगेटिव होता है। कैलकुलेशन में वैसे वो नेगेटिव नहीं करते, लेकिन यू आर राइट कि वो जो फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एन, और वो माइनस का है वो कम होती जाती है, इसमें नेगेटिव चेंज आता है। राइट बेटा जी? या इन अदर वर्ड, जो नंबर ऑफ अनडिकेड कांस्टेंट एन होता है वो भी डिक्रीज होता है। क्लियर बेटा जी? जी सर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने वाला है वो है बेटा जी क्वांटम। हमारे पास क्वांटम में हमने सबसे पहले जो है जिक्र है वो है फोटोन की एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट फोटोन एनर्जी जो सी होती है वो एच एफ या ए सी ओवर लैम्डा है। सी स्पीड ऑफ लाइट, तो एफ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है उसका, और फिर वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। राइट बेटा जी? दूसरा जो पॉइंट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिफाइज द वेव थ्योरी, द वेव नेचर। हाउ डज इट टेल के लाइट यहाँ पार्टिकल की तरह बिहेव करती? उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने ध्यान में रखना है, वो होता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कि अगर लाइट जो सी है वो एक वेव या एनर्जी की तरह काम करती, तो कोई भी ऐसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस होती के लिए एक्सपोज करते, तो वो एनर्जी चलो कम है, जैसे गैस कम आ रही हो तो हम ज्यादा देर तक चूल्हे पर रख लेते हैं, थोड़ी देर ज्यादा लगेगी लेकिन खाना पक जाता है। तो लॉन्गर एक्सपोजर से वो एनर्जी उस लेवल तक ऐड होकर पहुंच जाती कि इलेक्ट्रॉन शुड एमिट। लेकिन व्हाट हैपेंस कि इवन विद longer exposure there will be no emission of electrons. तो बेटा दिस टेल्स कि अगर ऐसा होता कि वो एमिट हो जाता तो हमें इफेक्ट जरूरत ही नहीं थी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बेटा दिस टेल्स कि यहाँ जो लाइट है वो वेव या एनर्जी की तरह बिहेव नहीं कर रही। राइट? मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर कैसे वो प्रूफ क्या है उसका, या वो वेव नेचर को डिफाई कैसे करता है कि अगर कोई ऐसी लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो आप उसे जितनी मर्जी लॉन्गर टाइम तक एक्सपोज करते, तो अगर तो वो वेव की तरह वेव करती तो एनर्जी उस लेवल तक ऐड हो जाती कि इलेक्ट्रॉन एमिट होते, लेकिन वो नहीं होती। बल्कि पार्टिकल नेचर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा। तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट है, दिस इज द पॉइंट वेयर इट टेल्स कि वो जो लाइट है या फोटोन वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, वेव की तरह। अच्छा, इसके अलावा इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये है कि जो फोटोन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। अच्छा, ये जो वर्क फंक्शन होता है, ये जो फाई, ये होता है एच एफ नोट। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू emit इलेक्ट्रॉन आउट। तो इसमें ना ये जो मैक्सिमम का और वो ग्राफ कुछ वो इस तरह दे देता है, ये कंप्लीट नहीं होता। तो आपने ना इसको जरा इस फॉर्म में कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये वाई एक्सिस पर आया है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में अगर आप इसे कन्वर्ट करो तो आप देखोगे कि आपका फॉर्मूला इस तरह बन जाएगा।
तो इस फॉर्मूले में अगर आप कंपेयर करो तो ये आपका y है, ये आपका x है, तो ये ग्रेडियंट है y इंटरसेप्ट। इसका मतलब ये है कि हमें जो इस ग्राफ का ग्रेडियंट होगा that will tell us the Planck's constant, राइट। वो कभी प्लैंक्स कांस्टेंट फाइंड करने के लिए कह देता है, यूजुअली वैल्यू तो गिवन होती है इसकी डाटा में, कि ग्राफ की हेल्प से फाइंड करें तो ग्रेडियंट फाइंड कर लेना हमने, ठीक है। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंस होगी फ्रीक्वेंसी जहां ये टच कर रहा है, यानी जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई है। अगर काइनेटिक एनर्जी को जीरो रखें तो एच एफ इज इक्वल टू एच एफ नोड, यानी काइनेटिक एनर्जी की तरह जीरो रख दें तो ये जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना, हम थोड़ा डिराइव करें तो एफ इज इक्वल टू एफ नोड। तो बेटा ये जहां टच करेगा ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, राइट, क्लियर। तो ये ग्राफ ध्यान में रखें। अच्छा, सम टाइम वो काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो वर्सेस 1/λ कर लेता है। तो ग्राफ ये हमारे पास उसने गिवन होगा उसी तरह ही। तो उसमें ध्यान में रखना है कि जब ये 1/λ है ना, तो आप जरा इस ग्राफ की डेरिवेशन देखिएगा कि अगर हम उसको फॉर्म में कन्वर्ट करें वेवलेंथ की में, अब अगर हम इसके लिखें तो ए सी ओवर लैम्डा हो जाएगा। ये ए सी ओवर एच एफ नोड होता है ना, लैम्डा नोड। लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं। तो दिस टेल्स कि जहां फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी वेवलेंथ मैक्सिमम होगा। तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें काइनेटिक एनर्जी का, तो बेटा इसको हम इस तरह लिख लें, इसी को अलग कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राफ जो सा है वो ये y है, ये x एक्सिस है। तो एच सी हमारा ग्रेडियंट हो, यानी इस ग्राफ में जो ग्रेडियंट होगा वो आपने याद रखना है। तो एच इंटू सी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। तो इनफैक्ट हम इस उसका पता हम यहाँ से भी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें ये जो वैल्यू होगी वो 1/λ नो। अच्छा, कभी कभी वो कहता है कि ग्राफ ड्रॉ करें एक और मेटल के लिए। हर मेटल का अपना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है। तो आपने किसी और ग्राफ के लिए करना है तो अगर तो ड्रॉ करना है तो वो ग्राफ आपका इस तरह से होगा, बिल्कुल पहले वाले ग्राफ के पैरेलल, या इस तरह होगा। अच्छा, इस तरह उसके लिए होगा जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हायर है पहले वाले से, ठीक है। और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है तो उसका ग्राफ ये है, वो उसका ये जो एक्स इंटरसेप्ट है वो वैल्यू कम आएगी, राइट। कभी वो खुद ड्रॉ करके पूछ लेगा कि ये इस तरह क्यों है, तो आपने गेस कर लेना है कि जो राइट साइड पे शिफ्ट हो गया है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, उसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा। जो लेफ्ट पर होगा सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही हो, ठीक है बेटा। ये फ्रीक्वेंसी इनवर्स रिलेशन ही होती है ना, तो इसलिए ये एक जैसे ग्राफ की नेचर कोई चेंज नहीं होती, बस ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू में सी इन्वॉल्व हो जाता है, बाकी एवरीथिंग इज सेम फॉर दैम। अच्छा जी, इसमें इसके अलावा हमारे पास ये फॉर्मूला जो सा है डी ब्रोगली, ये मोमेंटम वे पार्टी के ड्युअलिटी का फॉर्मूला आ जाता है, पी मोमेंटम है। अच्छा, मोमेंटम एम वी होता है बेटा। तो कई दफा ना इस पी की जगह हम एम वी रख दें तो वो काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व करना चाह रहा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन याद रख लें कि अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इक्वेशन में जो भी काम करना है वो सबके साथ करना है, तो हमें एम वी स्क्वायर चाहिए काइनेटिक एनर्जी में। तो एक एम का स्क्वायर था तो एक एम हम इधर ले आएंगे, और काइनेटिक एनर्जी में 1/2 इधर भी होना चाहिए, 2 से डिवाइड इधर। तो बेटा ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला
ये वेव पार्टिकल डुअलिटी में वो कई दफा ना काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये डेरिवेशन आपने याद रखनी। राइट बेटा जी, क्लियर। बोर एटॉमिक मॉडल में हमारा एक ही फॉर्मूला यूज होता है, और वो फॉर्मूला ये होता है कि जब भी किसी हायर ऑर्बिट से अगर वो आएगा लोअर ऑर्बिट में, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा कितनी, उस हायर और लोअर में से उसको माइनस कर देना। जैसे थर्ड से राइट। इसमें फॉर गुड स्टूडेंट, ये जो सेकंड ऑर्बिट है, इसमें आपने याद रखना है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से सेकंड ऑर्बिट में आएगा, तो वो जो लाइट जो भी हो, और अगर वो ऊपर से थ्री या फोर्थ वाले में आ रहा है, इससे भी बड़े एनर्जी लेवल ज्यादा होते हैं, तो वो आपके इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो री, और अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट में, तो जितनी भी विजिबल है वो ये सेकंड ऑर्बिट में शिफ्टिंग से होगी, और जो यूवी और एक्सरे है वो फर्स्ट ऑर्बिट में जब शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर, क्योंकि गैस शिफ्टिंग चेंजिंग, जैसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी जॉल में कन्वर्ट करने का वही मेथड है, वो आपने जेन में रखना है बेटा। जैसे हमने न्यूक्लियस में इसको डिस्कस किया था, मैं वैसे यहाँ पर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि अगर एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है, तो आपने 110 to the power -19, अगर मेगा होता तो -13, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो -19 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल कन्वर्ट इनटू जाउल। और अगर जाउल में गिवन है तो उसको डिवाइड करना है 1.6। और ये जो वैल्यू जो मैं लिख रहा हूँ अब, ये तो बहुत मरतबा हमारे सिलेबस में आई हुई है। एलिमेंट्री चार्ज कहते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, इट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट बेटा जी, क्लियर। अच्छा, अब एक एग्जाम में जो पॉइंट बहुत मरतबा आया वो ये है कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में और एमिशन स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कुछ लाइन मिसिंग है, डार्क लाइंस हैं, और एमिशन स्पेक्ट्रम बिल्कुल उसको उलट है। जहां अब्जॉर्प्शन में डार्क है वो यहाँ वो कलर्ड होते हैं, जहां अब्जॉर्प्शन में कलर्ड होते हैं यहाँ वो डार्क होते हैं। तो बेटा एब्जॉर्प्शन में इन खास स्पेसिफिक कलर्स का मिस होना और एमिशन में इन्हीं के प्रेजेंट होना, ये क्वेश्चन में बहुत दफा आया है, ये रिप्रेजेंट करता है एच एफ या AC/AC/λ से। इसका मतलब ये स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ही एब्जॉर्ब हुए या एमिट हुए हैं। तो इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल में शिफ्ट करता है, तो वो यही वाले एनर्जी लेवल ही क्यों एब्जॉर्ब और एमिट कर रहा, दूसरे लेवल में जाने में हमेशा यही वाली एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। दिस टेल्स कि उन एनर्जी लेवल में डिफरेंस फिक्स रहता है, और डिफरेंस फिक्स होने का मतलब हर एनर्जी लेवल जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं वो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके नोट्स में लिखा होगा कि ईच कलर और लाइट एमिटेड और एब्जॉर्ब leads to a specific amount of energy which is absorbed or emitted when electron is shifted from one orbit to another. This tells every orbit behaves like a specific or discrete energy level. Right, beta ji? Clear? This was about the quantum. अब आ जाता है मेडिकल फिजिक्स में। मेडिकल फिजिक्स में पिजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से ही हम अल्ट्रासाउंड को पहले डिस्कस करेंगे, कि जो अल्ट्रासाउंड वो प्रोड्यूस जनरेट भी पिजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से होती, और वो कैसे। अब ये अगर हम उस ट्रांसड्यूसर के साइड पर ऑल्टरनेटिंग करंट अप्लाई कर दें,
और अगर हमने डिटेक्ट करना है तो वो भी पेजल रे ट्रांसड्यूसर से, लेकिन तब हम इसके रखनी, वो ये है कि लेट्स से अगर हमारे पास एक ये टर्मिनल है, बाउंड्रीज है किसी भी मीडियम में, क्योंकि यहाँ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड इन दैट मीडियम, ठीक है। तो ये इसकी आपने ध्यान में रखी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला हो। अच्छा, अब ना हमारे पास कोई भी इंटेंसिटी, लेट्स से वेव यहाँ एंटर होती है विद इंटेंस, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। में होना चाहिए, राइट। और जो बाउंड्री है कोई भी, यहां अगर हमारे पास एक इंटेंसिटी लाइट कोई भी वेव की साउंड की पहुंचती है, तो लेट्स से लैम्डा आई वन यहाँ पहुंची है, तो जो यहाँ पहुंची है कुछ हिस्सा इसका आगे शिफ्ट हो जाएगा, कुछ इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मीडियम की अपनी कोसिक इम्पीडेंस है, लेट्स से इस मीडियम की कोसिक इम्पीडेंस Z1 है और जो साथ में एडजेसेंट है वो Z2। तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा ना, ओवर जो वहां तक पहुंचा है I1, वो होता है Z2 माइनस Z1 ओवर Z2 प्लस Z1 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि जितना इनमें डिफरेंस ज्यादा होगा, यानी एक ही चाहे Z1 Z2 से बहुत ज्यादा बड़ी हो, तो बेटा मोस्टली विल बी रिफ्लेक्टेड, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें मेडिकल पर्पस के लिए चाहिए कि रिफ्लेक्शन कम हो, ट्रांसमिशन जो सी होती है वो मैक्सिमम हो उसकी। तो उसके लिए बेटा व्हाट वी रिक्वायर कि Z2 शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल टू Z1, तो फिर रिफ्लेक्शन वाला सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। द ट्रांसमिटेड पार्ट। अच्छा, ये मैंने ऐसे बेसिक रिपीट की, जो असल चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये कि हर ट्रांसमिशन में ई इन्वॉल्व होएगी, रिफ्लेक्शन में Z1 Z2 माइनस Z1। अच्छा, अब नोट कर ले कि अगर इसकी कोसिक इम्पीडेंस Z1 है और सराउंडिंग मैटर की जो भी है दोनों तरफ से वो कोसिक इम्पीडेंस Z2 है, तो मैं असल में बताना ये चाह रहा था, जो मैं अब बोलने लगा हूँ वो ये कि अगर हमारे पास एक यहाँ से वेव स्टार्ट होती है I1, यहाँ पहुंचेगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर आ रही है, ये जो सबसे आखिरी है ना, वो ये
I2/I1 में आपने नोट करना है ये ट्रांसमिशन कितनी मतलब हुई है। अगर आप काउंट करें ट्रांसमिशन 1, लेट मी चेंज, 1 2 3 4 5, तो ट्रांसमिशन का फॉर्मूला e⁻⁻x था, तो आपने उसकी पावर स्क्वायर, तो आपने उसकी पावर 5 ले लेनी है। ऑब्वियसली आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि 5 टू द 10 हो जाएगा और ये भी 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर से। तो अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ जाएगी तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट बेटा जी। तो ये आपने इसमें कैलकुलेशन बड़ी इसमें जबरदस्त आती है अल्ट्रासाउंड में, वो ध्यान में रखनी। अच्छा बेटा जी, अल्ट्रासाउंड के अलावा जो से होती है हमारे पास, ये मैं वो ग्राफ थे जो मैं जिक्र कर रहा था थोड़ी देर पहले आप लोगों से, एक्सरे हमारे पास आ जाता है। एक्सरे की जनरेशन में याद रखिएगा कि हम एक फिलामेंट से थर्मियोनिक एमिशन हीट अप करके करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पर मारते हैं, तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिवर्स होता है, ऑपोजिट होता है एक्सरे की जनरेशन के। उसमें हम फोटोन मारते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल पे और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन मारते हैं और एक्सरे फोटोन निकलते हैं। उनमें 3 बातों का ख्याल रखना है, मैंने यहाँ उनके आंसर लिख दिए हैं। तो ये 3 बातें हैं, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, क्यों होता है कि वो इलेक्ट्रॉन की बीम में मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कोई एक टक्कर से रुक जाता है, कोई ज्यादा थे, यानी उनकी डिग्री ऑफ डीसेलरेशन रुकने से पहले जो नंबर ऑफ कोलिजन है डिफरेंट होती है। तो कुछ हर सर और करेक्टरिस्टिक पीप, ये जो पीक आती है ये बताती है मेटल के ऊपर डिपेंड करती है कि जिस मेटल पे हम स्ट्राइक कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल में जो डिफरेंस होता है ना, तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है जितना डिफरेंस होता है। उससे ज्यादा मिले या उससे कम मिले तो वो एनर्जी यहाँ चाहिए एक्स्ट्रा है जो उसको अब्सॉर्ब नहीं करेगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक पीक है ना, ये इन एनर्जी डिफरेंसेस उसको बताते हैं जो उस टारगेट मेटल के एटम के जो इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स है ना, एनर्जी लेवल्स है, उनमें डिफरेंस के इक्वल है। तो इनकी जो तादाद या मेजोरिटी होती है वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ, ठीक है। इसके अलावा ये जो मैटर पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं उससे एक्सरे फोटोन होते हैं, तो एक्सरे की जो हार्डनेस होती है, तो एक्सरे की हार्डनेस जो सी होती है, वो हार्डनेस का मतलब उसकी जो पेनिट्रेशन एबिलिटी होती है, अच्छी होती है, वो डिपेंड करती है इस इलेक्ट्रॉन पे कि वो जो वोल्टेज जो हमने प्रोवाइड किया यहाँ पर फिलामेंट में और टारगेट मेटल के दरमियान, तो वो प्रोवाइडेड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, राइट। इसके अलावा जो इमेज का कंट्रास्ट है वो डिपेंड करता है कि आपका जो एक्सपोजर टाइम है वो ज्यादा है या कम, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अच्छा, एक्सरे में ना ये हमारे पास वोक्सेल्स क्या आ जाता है, उनमें मैं पूरा डिटेल में जाने की बजाय ये बताऊंगा कि आपको एक वोक्सेल की साइड गिवन होती है, कंप्यूटर उसको सेव करता है, नाम उसने नाम दिए तो नंबर दिए होते हैं, तो आपको डिफरेंट एंगल से पिक्चर लेनी है और हर पिक्चर को पहली वाली के साथ ऐड करते जाना,
ठीक है, आप 3 मरतबा, पहली पिक्चर के बाद 3 मरतबा हर 45 डिग्री पर चेंज करते हो और आपके पास आखिरी एक पिक्चर आपके पास आ जाती है। तो यूजुअली आपको क्वेश्चन में गिवन होता है पहले वाला इमेज, तो आपने आखिरी फाइंड करना होता है, और कभी आखिरी पता हो तो पहले वाला फाइंड। उसका मेथड क्या होता है कि पहले से आखिरी वाला फाइंड करना है तो आपने क्या करना है कि डिफरेंट एंगल से हम एक्सरे फोटोन को पास करेंगे, और जो भी इमेज बनेगा उससे पिछले वाले इमेज में ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, डिफरेंट एंगल से आखिरी वाला आ जाएगा। अच्छा, आखिरी वाले से पहले वाला फाइंड करना है तो उसका तरीका क्या है कि बेटा ये जो हमें ओरिजिनल गिवन होता है, वॉक्सल की पिक्चर, जो वॉक्सल की एक साइड की पिक्चर दी होती है फेस की, उसके सब नंबर को ऐड कर दें, उसे कहते हैं बैकग्राउंड रेडिएशन। तो जो आखिरी इमेज है तो हर एक में से बैकग्राउंड रेडिएशन को माइनस कर दें, और फिर जो आंसर है उसे 3 से डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास ओरिजिनल वाला आ जाता है। तो कभी आपको उसने ये गिवन दिया होता है बेटा, आपने ये फाइंड करना होता है, और कभी इससे आपने ये फाइंड करना होता है। क्लियर? तो ये एक्सरे के वो टोमोग्राफी में क्वेश्चन आ जाता है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है हमारे पास पैट स्कैन, मेडिकल पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। उसमें क्या होता है बेटा कि हमारे पास फ्लोरीन 18 जो सा होता है, या ये एक इसका आइसोटोप होता है, वो पॉजिटिव बीटा का सोर्स होता है। हम क्या करते हैं कि ये अक्सर कैंसर या कुछ खास जो बीमारियां होती हैं उसकी डायग्नोसिस के लिए पेट स्कैन कहते हैं। तो उनमें ग्लूकोज ज्यादा वो कंज्यूम करते हैं, तो ग्लूकोज में ये जो ट्रेसर एलिमेंट होते हैं जो के पॉजिटिव बीटा सोर्स होते हैं, वो हम ऐड करके दे देते हैं पेशेंट को, तो वो जहां ग्लूकोज जाएगा ये भी वहां जाएंगे। तो क्योंकि ये पॉजिटिव बीटा एमिट करते हैं, और पॉजिटिव बीटा जो सा है वो एंटी होता है नेगेटिव बीटा, यानी इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन तो हर जगह मौजूद है क्योंकि हमारे जितने भी सेल्स हैं वो एटम से बने, और हर एटम इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे को मिलकर फोटोन में कन्वर्ट कर देते हैं, एनिहिलेट कर देते हैं, और वो दो फोटोन का एक पेयर प्रोड्यूस होता है हमारे पास। पार्टिकल का भी पेयर होता है, एक एंटी पार्टिकल्स का, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का पेयर, फोटोन का भी पेयर आता है। तो वो जो ऑर्गन होता है उसके सराउंडिंग में एक डिटेक्टर लगा होता है, वो उस डिटेक्टर से यूजिंग दिस फॉर्मूला जिसे एटेनुएशन कहते हैं, वो डिस्टेंस यानी एक्स मेजर कर लेता है किस पोजीशन से वो स्टार्ट हुआ। ठीक है, फोटोन, तो वो एक्स डिस्टेंस मेजर करके उसको डॉट लगा देता है, और ऐसे ही उसको अगर 1000 ऑफ फोटोन मिलते हैं तो वो 1000 ऑफ डॉट्स मिलकर एक पूरे ऑर्गन की शेप बना देते हैं। ये होता है पैट स्कैन। दिस वाज मेडिकल फिजिक्स, राइट? एक्सरे, फोटोन एक्सरे, हमने अल्ट्रासाउंड भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास हमने क्वांटम भी डिस्कस कर ली, न्यूक्लियर भी, कॉस्मोलॉजी। इनमें से सब में से एक एक चैप्टर जो है ना वो क्वेश्चन आएगा यूजुअली। अब ठीक है, अब आपकी जो थर्मल फिजिक्स है पहले मैं उसको डिस्कस कर लूं। बेटा थर्मल फिजिक्स में ये फॉर्मूला याद रखें कि हमारे पास टेम्परेचर मेजर करने के लिए दो स्केल होती हैं, एक एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंटल होती है, उसका फॉर्मूला हम कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, जैसे थर्मोमीटर में वॉल्यूम चेंज होता है या लेंथ चेंज होती है उस लिक्विड की। तो ये फॉर्मूला एल थीटा माइनस एल जीरो ओवर एल 100 माइनस एल जीरो इंटू 100, ये फॉर्मूला। और इसी तरह रेजिस्टेंस थर्मोमीटर में एल की जगह आर आ गई, फॉर्मूला वही है। प्रेशर गैस थर्मोमीटर जिसमें हम गैस प्रेशर से मेजर करते हैं, उसमें भी लेंथ की जगह प्रेशर आ जाता है, फॉर्मूला यही है, कोई नया फॉर्मूला नहीं। राइट बेटा जी? तो एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, इस फॉर्मूला को आप जेहन में रख लीजिएगा। थर्मोमीटर्स में बेटा जी हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है और थर्मोकपल है, ये सबसे ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स करते हैं। थर्मोकपल इनमें क्विकेस्ट होता है। राइट बेटा जी? और
इसके अलावा जो सा है जो रेजिस्टेंस थर्मो ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट ये है। बाकी जो थर्मोकपल है वो सेंसिटिव सबसे ज्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी में थोड़ा सा कम है, ये आपने याद रखना है। यू नो दिस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना केल्विन सेल्सियस टू 73.15। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास दूसरी स्केल होती है थ्योरेटिकल स्केल, जो किसी प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती, वो केल्विन होती है, वी नो दैट। इस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर आएंगे। बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ना हमारे पास C इक्वल टू Q ओवर m डेल्टा थीटा, इसके एक्सपेरिमेंट्स की तरफ आ रहे हैं, फॉर्मूला हमें पता है। एक्सपेरिमेंट्स में हमारे पास क्यू हीट, जो हीट एनर्जी है वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटर होता है, उसकी हम फाइंड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटर का स्ट्रक्चर एक मरतबा ये ध्यान में रख लें कि हीटर के साथ पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा हुआ है, सीरीज में एम मीटर लगा हुआ है। ये एक मरतबा कर लें, कई दफा ये ड्रॉ करने के लिए कह देता है। तो हम अगर सॉलिड की स्पेसिफिक कैपेसिटी फाइंड कर रहे हैं तो उसके सेंटर में बोर कर लें और सेंटर में हीटर रखें ताकि हीट हर तरफ इक्वली जाए, थर्मोमीटर भी उसके पास ही रखें, ठीक है। और एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, इंसुलेशन कर लेते हैं और मजीद उन बोर में हम ऑयल डाल लेते हैं, लेकिन ऑयल वो जिसका मास और स्पेसिफिक कैपेसिटी हमें गिवन हो, राइट। तो बेटा ये हमारा फार्मूला है कि हीटर की हीट सॉलिड के साथ साथ ओप और ऑयल को भी हीट करने में लगेगी। तो हीटर की हीट का फार्मूला VIT, सॉलिड की MC डेल्टा थीटा, S फॉर सॉलिड एंड O फॉर ऑयल, MC डेल्टा थीटा दोनों के लिए, डेल्टा थीटा दोनों का सेम होगा। तो वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक कैपेसिटी S ऑफ सॉलिड इफ वी नो ऑल ऑफ द क्वांटिटीज, ठीक है। लिक्विड के लिए भी हमारे पास जो एक एक्यूरेसी का पॉइंट है, वो ये कि एक्यूरेसी उसमें कि हमने मास मेजर करना है तो उसमें से कंटेनर का मास माइनस कर लेना है। और कंटेनर एक ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जिसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी और कंटेनर का मास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से हम मेजर कर लें। तो बाकी जहां ऑयल था वहां ये कंटेनर आ गया, ये आपने यहाँ ध्यान में रख। लेटेंट हीट इज मोर इंपॉर्टेंट। लेटेंट हीट दो तरह की फ्यूजन होती है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसके फॉर्मूले में QMOQ वही VIT या पावर इनटू टाइम हमारे पास फॉर्मूला होगा। मैथ्स कैसे निकालेंगे कि जब भी हम स्टार्ट करेंगे टाइमर या हीटर को स्टार्ट करेंगे तो मैथ्स पहले वाला नोट कर लेंगे, और जब हम ऑफ करेंगे तो वो जो नया मैथ्स M2 आएगा, यहाँ मेल्ट होकर मैथ्स ज्यादा होता जाएगा, वो माइनस कर दें। अच्छा, इसकी एक्यूरेसी के लिए ये कि सराउंडिंग से भी तो हीट आ रही होगी, तो हम ना 5 मिनट कोई टाइम फिक्स कर ले, 5 मिनट या 2 मिनट, हम विदाउट हीटर देखें कितना मैस मेल्ट होता है, कितना मैस यहाँ ऐड हुआ इसके अंदर, और फिर विद हीटर देखें। टाइम दोनों मतलब सेम रखना है कि हीटर के साथ कितना मैस हुआ। तो बेटा ये वो मैस था जो सिर्फ सराउंडिंग की वजह से था, जब कोई हीटर नहीं था। तो इसमें से इसे माइनस करेंगे तो सराउंडिंग का इफेक्ट कम हो जाएगा, तो फिर वो मैस आ जाएगा विच आर ओनली मोल्टन बाय हीटर। तो देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, राइट। और एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए, वेपराइज तो लिक्विड होते हैं गैस में, तो उसके लिए हम दो पावर यूज कर लेते हैं। ये बहुत दफा एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। उसके लिए दो पावर का करने की रीजन के दो डिफरेंट पावर, एक लो पावर एक ज्यादा पावर। तो होगा क्या कि पहली पावर पे भी लिक्विड वेपराइज भी करेगा और हीट सराउंडिंग में भी जाएगी। ये याद रखें कि यहाँ क्योंकि आइस थी, आइस हीट एब्जॉर्ब करती है, यहाँ सराउंडिंग पे हीट आएगी, वेपराइज बॉइलिंग पे हीट जाएगी, ये तो हॉट होगा बहुत, तो यहाँ हीट विल बी लॉस्ट टू सराउंडिंग, यहाँ हीट विल बी एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग, राइट। तो वो जो पहली पावर होगी उस पे जो हीटर की हीट पावर इनटू टाइम P1, उसमें वो मेल्ट होगा और बाकी का सराउंडिंग में जाएगा। दूसरी पावर जो बड़ी पावर है उसमें भी मेल्ट होगा और सराउंडिंग में उसी उतना ही जाएगा। इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो QS से कैंसिल हो जाएगा। तो ये वर्किंग सारी है, या आप इसको नोट कर लो, देख लो। तो ये हमने सिलेबस पढ़ते हुए की हुई। तो ये हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगी दो डिफरेंट पावर में। क्यों करें? टू डिक्रीज द इफेक्ट, remove the reduction of power loss
to the surrounding, right? इसके अलावा ये जो टी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे डिवाइड भी, तो पी पावर है, पावर अगेंस्ट मास ओवर टाइम, ये ग्राफ ग्रेडियंट है। याद रखें, इस ग्राफ का ग्रेडियंट विल टेल यू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट बेटा जी? याद रहेगी ये बात, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब आ जाता है जी इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली। ये डेफिनेशन एग्जाम में कई दफा आई हुई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन, लॉ की तो स्टेटमेंट होती है, वो आई हुई है कि डेल्टा यू, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडेड इन अ सिस्टम प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें हमें कई दफा फॉर्मूला तो एज इट इज है, लेकिन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त हमें कुछ वैल्यू के साथ प्लस लिखना होता है, माइनस लिखना होता है इनके साथ। तो वो हमें ध्यान में रखना है। वो कैसे? कि अगर डेल्टा यू के पर बात आ जाए, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो या लिक्विड सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा हो, तो देन डेल्टा यू विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव, और इसका ऑपोजिट है तो नेगेटिव। हीट ऐड कर रहे हो, गिवन सिस्टम को दे रहे हो, तो हीट विल बी, अगर ऐड कर रहे हो इन है तो पॉजिटिव, और अगर हीट टेकन आउट है, कूलिंग कर रहे हो, तो नेगेटिव। वर्क डन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। पहली बात, जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो बेटा देन द वर्क डन विल बी जीरो, राइट? अच्छा, यहां मैंने ये बताया हुआ है कि पॉजिटिव कब होंगे, नेगेटिव कब होंगे, ये आपने, और ये भी बताया जीरो कब होंगे। कि कोई अगर ना टेम्परेचर चेंज हो रहा, ना स्टेट चेंज हो रही है, तो डेल्टा यू जीरो। कोई हीट इन एंड आउट नहीं हो रही, तो क्यू जीरो। और वर्क डन जीरो कब होगा? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन विल बी जीरो। और हाँ, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, राइट? ये याद रखना है, ये यहाँ ये उल्टा है, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ है, तो इसमें जो एरिया अंडर द ग्राफ है ना, दैट विल टेल यू द वर्क डन, राइट? अगर आप बी से सी जा रहे हो तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो ये एरिया विल बी नेगेटिव वर्क डन। बी सी से बी जा रहे हो तो वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो देन इट विल बी टेकन टू बी पॉजिटिव डब्ल्यू। क्लियर? अच्छा, अब ना ग्राफ अगर गिवन हो ना, यहां से हमने इधर आना वापस, यानी जहां से चले ए से चले और दोबारा हम ए पे वापस आ जाएंगे, तो इस पूरे पाथ को क्लोज पाथ कहते हैं। जहां से चले दोबारा पहुंचे, तो आपने याद रखना है डेल्टा यू विल बी जीरो। तो इसके वो टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं, वो ज़हन में रखने हैं आपने, ठीक है? कि जब भी हम एक पॉइंट से स्टार्ट हो, एक कंडीशन से स्टार्ट हो और उसी कंडीशन पे पहुंच जाए, सब कंडीशन वही हो जाए, तो ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। आइडियल गैस थ्योरी में क्या होता है कि सब पार्टिकल सेम होते हैं और वो मूव कर रहे हैं हाई स्पीड, और जब भी वो आपस में टकराएंगे, इंपॉर्टेंट बात, उनमें इलास्टिक कोलिजन होगी, कोई अट्रैक्शन नहीं होगी, ग्रेविटी का इफेक्ट कोई नहीं होता पार्टिकल में, और उनमें बहुत ज्यादा गैप होते हैं। यानी पार्टिकल को इकट्ठा करके एक्चुअल पार्टिकल का वॉल्यूम नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल वो गैस के पार्टिकल से बहुत कम होगा। गैस लॉ में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ हमारे पास है, और सबसे इंपॉर्टेंट वो कहेगा कि आइडियल गैस लॉ क्या है। तो आइडियल गैस लॉ है जिसमें पीवी ओवर टी कांस्टेंट होगा, या वो कभी कहते थे क्वेश्चन में, बताओ कि हाउ कैन यू टेल द गैस इज आइडियल। तो ये है कि P1 और V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। अगर ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो दिस प्रूव्स कि ये गैस आइडियल गैस है। इन फॉर्मूला में ध्यान में रखना है टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन ऑलवेज, राइट? तो आपने ये आइडियल गैस की पहचान याद रखनी है। आइडियल गैस के दो फॉर्मूलाज हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आरटी आर वाले फॉर्मूला में एन जो सा वो नंबर ऑफ मोल्स है, उसके ये फॉर्मूला मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स में बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला आई पीवी इक्वल टू एन के टी भी है। तो एन, ये जो के वाले में एन है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ये फर्क आपने याद रखना है। के की और आर की वैल्यू गिवन होती है, ये दो फॉर्मूलाज मैंने दोबारा लिखे हैं। अच्छा बेटा जी, इसके अलावा गैस प्रेशर की जो डेरिवेशन है हम वही इलास्टिक कोलिजन से लेते हैं कि पार्टिकल कोलाइड इलास्टिकली, ये डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन से मैं आगे जा रहा हूं, ये फॉर्मूला नॉर्मली गिवन होता है, लेकिन एम इसमें क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल।
अगर आप n नंबर ऑफ पार्टिकल से एक पार्टिकल के मास को मल्टीप्लाई करें तो टोटल मास आ जाएगा, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डेंसिटी। तो इसकी एक शक्ल ये याद रखनी। अगली डेरिवेशन जो मैं कह रहा हूँ एग्जाम में पता नहीं कितनी दफा आई, तो कभी कभी वो डेंसिटी पूछ लेता है, बेटा एक इस शेप को इसमें कन्वर्ट करना आपने सीख लेना। अच्छा बेटा जी, अब ना ये जो हमारे पास v डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो पीवी की जगह एन के टी रखेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। बेटा यहां ना आपने याद रखना है कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये हाफ एम वी स्क्वायर है, तो टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। ये रेशियो बहुत दफा आ जाती है, जैसे वो कई दफा बताएगा इस टेम्परेचर पर अगर ये मीन, अच्छा ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसे कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर खाली सी है तो वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो अगर वो वेलोसिटी देते रूट मीन स्क्वायर, तो आपने याद रखना है टेम्परेचर वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो ये रेशो आपने याद रखनी है बेटा, ये एग्जाम में कई दफा है। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। इसके अलावा बेटा अगर दो पार्टिकल के दरमियान सेपरेशन पूछे, तो कोई भी गैस या कोई भी मटेरियल हो, जिस तरह गैस पे अप्लाई नहीं होता, सॉलिड पे भी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स में को जो टोटल वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर दो और उसका क्यूब रूट ले लो, तो दिस विल टेल यू द सेपरेशन और गैप बिटवीन टू पार्टिकल्स, नेबरिंग पार्टिकल्स। राइट बेटा, ये आपने याद रखना है। ये थर्मल फिजिक्स के मेन पॉइंट थे। एनी क्वेश्चन सो फार? नमस्ते। अच्छा बेटा जी, उसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में ना आप ये फॉर्मूला याद रखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होता रहता है, तो हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो किसी भी पॉइंट पर करंट या वोल्टेज की वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साइन। साइन की जगह कोस भी आ सकता है, आपने परेशान नहीं होना। तो कोस के साथ ओमेगा टी होता है, इतना याद कर लो, या ओमेगा 2 पाई एफ। बेटा ये पहला जो चैप्टर है ना, वो सर्कुलर मोशन, उसके फॉर्मूलाज 5 चैप्टर्स में आते हैं, तो आप उसके फॉर्मूलाज को अंडर एस्टिमेट ना करें। उसका कई दफा अपना क्वेश्चन कम आता है, लेकिन वो 5 डिफरेंट चैप्टर्स में आगे वो यूज हो। तो ओमेगा 2 पाई एफ, ये ओमेगा का फॉर्मूला हमारे पास है। तो बेटा ये अगर हमें वो लेट से कहीं वोल्टेज दे देता है कि वोल्टेज इक्वल टू 6 साइन 25 पाई टी, तो याद रखना कि साइन हो या कोस हो, उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो पीक वैल्यू होगी, और टी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ओमेगा या 2 पाई एफ होगा। यानी 25 पाई है, तो इसका मतलब 2 पाई एफ इज इक्वल टू 25 पाई। तो यहां से हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से वन टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, ओमेगा भी निकाल सकते हैं, याद रहेगा आपको। अच्छा अब उसमें अगर करंट की वैल्यू वो कहीं दे दे आपको, ओके, अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करें, तो याद रखना है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर आपको करंट की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई, तो स्टेप उल्टा कर देना है। नाम रूट मीन स्क्वायर है, लेकिन सबसे पहले आपने उन सब वैल्यूज का स्क्वायर लेना है, फिर जो उनकी एवरेज ले लेनी है, और एवरेज का स्क्वायर रूट ले लेंगे, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का डायरेक्ट फॉर्मूला जो आप याद रखने कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू आई नोट पीक वैल्यू टाइम्स, अच्छा आई और वी, आई है तो आई नोट पीक वैल्यू करंट होगी, वी है तो पीक वैल्यू वी नोट यानी वोल्टेज होगी। फॉर्मूला सेम है दोनों की, जो आई की फॉर्म है वही वी की फॉर्मूला वही है, बस आई की जगह वी आ जाता है। राइट, तो वो साइन वो क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी पीक वैल्यू टाइम साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 0.707, जिसे 0.71 भी कह सकते हैं, या पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। ये एक ही फॉर्मूले के डिफरेंट शेप्स हैं, आप याद कर लें, दोनों शेप्स आपको आनी चाहिए। रेक्टिफिकेशन जो सा होता है वो डायोड होता है जो अलाउज द करंट टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो उसमें आपने याद रखना है कि ये एक डायरेक्शन में करंट को फ्लो होने देता है, डायोड जिधर जिसका एरो जा रहा है उधर। अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट लगाएंगे डायोड के साथ सिंगल, तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है, यानी या ऊपर वाली पीक जाएंगी या नीचे वाली पीक जाएंगी। उसमें ये होगा
कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आधी जीरो हो जाती है, आधी पावर वेस्ट हो जाती है हमारी, यानी पावर हमारी आधी रह जाती है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी सेम रहता है। हमारा असल है वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में एक रेक्टेंगल पाथ होता है, रेक्टेंगुलर, उसके चार कॉर्नर है ना, तो दो आमने सामने वाले कॉर्नर इनपुट होंगे और बाकी दो आउटपुट, वो आपकी मर्जी है। वर्टिकल वाले इनपुट हैं तो हॉरिजॉन्टल वाले दोनों एंड आउटपुट होंगे, या आप इसको ऑपोजिट होगा कि अगर हॉरिजॉन्टल वाले इनपुट कह लेते हो तो फिर वर्टिकल वाले आउटपुट हो जाएंगे। आपने ये जो डायोड लगाने हैं ना, इनको याद रखना है कि डायोड एरो की तरह वो एक आउटपुट से दूसरे आउटपुट की तरफ जाएंगे। ये यानी लेफ्ट वाला आउटपुट है ना, देखो ये वाले दो डायोड लेफ्ट वाले से राइट वाले की तरफ जा रहे हैं, तो बाकी दो भी लेफ्ट वाले से राइट की तरफ जा रहे होंगे। एरोस की डायरेक्शन नजर आ रही है। तो बेटा अगर आपके आउटपुट वर्टिकल हैं तो देखो डायोड की डायरेक्शन क्या होगी, एक आउटपुट से दूसरे आउटपुट की तरफ जा रहे हैं, ऊपर वाले से नीचे की, दूसरी तरफ भी वो दोनों डायोड ऊपर वाले से नीचे वाले की तरफ जा रहे हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और फुल वेव रेटिफिकेशन में और हाफ वेव रेटिफिकेशन में ये फर्क है कि हाफ वेव में आधी वेव मिस हो रही थी, या तो ऊपर वाली पीक्स आ रही थी, नीचे वाली नहीं आ रही थी, नीचे वाली आ रही थी, ऊपर वाली नहीं आ रही थी। इसमें या तो सारी ऊपर में हो जाएंगी या नीचे हो जाएंगी, यानी पावर वेस्ट नहीं होगी हमारी कोई। और ये जो रेजिस्टर हम यहाँ लगा रहे हैं हमारा आउटपुट है। अगर हम इसको स्मूथ करना चाह रहे हैं तो स्मूथिंग के लिए इसी रेजिस्टर के पैरेलल में कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर जो सा है वो क्या करता है, वो टाइम को डिले करता है। वो डिले करने से क्या होगा कि हमारा जो पीछे से इनपुट है, वो जो उसको आउटपुट मिल रहा है वो चेंज हो रहा है, लेकिन ये कैपेसिटर ये लाइन में ले आएगा उसको, यानी ये वेरिएशन को कम कर देगा, इसे स्मूथिंग कहते हैं। और जितना ज्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटी ज्यादा होगी, ये वेरिएशन उतनी कम, यानी लाइन उतनी सीधी और स्मूथ हो जाएगी। दिस इज सेड टू बी स्मूथिंग, राइट बेटा जी। अब उसके बाद कैपेसिटर आ जाता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी नोट चार्ज, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है प्लेट पर होता है, नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल चार्ज तो जीरो होता है। एनर्जी क्यों स्टोर होती है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। अच्छा, कैपेसिटर से हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर ये जो स्मूथिंग किया, ये कैपेसिटर का यही काम था। इसके अलावा कैपेसिटर एसी करंट को कंडक्ट करता है, डीसी को नहीं करता। डीसी पे वो या चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, राइट। इसके अलावा जितनी भी स्टोरेज हमारे है ना अप्लायंसेस चार्जिंग वाली, वो कैपेसिटी की टाइप है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी चेंज करना, टाइमर जिनमें इन्वॉल्व है, तो कैपेसिटर इज इन्वॉल्व, राइट। कैपेसिटर में मेन फॉर्मूला हमारा वो जो है Q इज इक्वल टू CV है। इसके अलावा हमारे पास जो एनर्जी स्टोर होती है किसी कैपेसिटर में, उसका एक फॉर्मूला हाफ, मैं बस वो ढूंढ रहा हूँ फॉर्मूला, लिखा हुआ कहीं मिल जाए। तो एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला है यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, चलिए वो मैं लिख देता हूँ कि किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी हाफ QV। V कैपिटल वोल्टेज है, या हाफ CV स्क्वायर, या एरिया अंडर QV या VQ ग्राम, ये याद रखें, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटर का एक अगर पैरेलल में लगाएं तो जो नेट उनकी जो कैपेसिटेंस होगी वो ऐड करके और सीरीज में वन ओवर करके, जो इलेक्ट्रिसिटी में ऑपोजिट है ना। इलेक्ट्रिसिटी में सीरीज में सिंपल ऐड करते हैं, पैरेलल में वन ओवर, तो इसमें इस तरह। स्प्रिंग में भी इस तरह ही है, यानी डिफॉर्मेशन में एएस में पढ़ते हैं, तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी के ऑपोजिट है। अच्छा, जो मेन फॉर्मूला इसका है वो ये है कैपेसिटर का, ये डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू Q नॉट ई रेज़ टू माइनस T ओवर RC। ये RC इज रियली इंपॉर्टेंट। ये आर रजिस्टर अगर एक कैपेसिटर के साथ सीरीज में हम रजिस्टर लगा दें, तो जितना रजिस्टेंस बड़ा होगा वो करंट के फ्लो को, चार्ज के फ्लो को स्लो कर देगा। तो इसका मतलब इसको भरने में और चार्ज होने में और इसको डिस्चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगेगा, उसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं।
और ये वो टाइम है जिसमें 63% ऑफ द कैपेसिटर चार्ज या डिस्चार्ज होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, Q इज इक्वल टू Q नोट ई रेज़ टू पावर माइनस T ओवर RC। बेटा इस फॉर्मूले की एक शेप और है, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV से Q V के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आपने जहां जहां Q है वहां वहां V लिख दें। जो सिंपली मैं ग्राफ भी बता रहा हूं, तो Q की जगह V लिख देंगे, द बिहेवियर विल बी सेम, राइट। और वो क्या है कि इस फॉर्मूला में देखें Q नोट मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा माइनस Q ओवर RC है। तो अगर हम दोनों तरफ एल एन ले लें तो एल एन ई से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है ये लोगरिथम के क्वेश्चन उनको प्रॉब्लम करते हैं, तो मैंने रिकॉर्ड किए हुए हैं लोगरिथम के लॉस बायो के स्टूडेंट के लिए। मैं कोशिश करूंगा जब ये मैं रिकॉर्डिंग अगर प्रॉपर थोड़ी हो गई तो जो मैं इसकी अपलोड करूंगा ना, उसके डिस्क्रिप्शन में मैं वो लोगरिथम के लॉस जोन से है ना वो मेंशन कर, राइट बेटा जी। अच्छा, अब इसमें दोनों तरफ एल एन ले लें तो एल एन ई से कैंसिल माइनस टी ओवर आर सी। तो अब आप गौर करें कि अगर हमारे पास ग्राफ है एल एन क्यू ओवर क्यू नोट, ये हमारा वाई है और ये टी एक्स है, तो हम टी को इस तरह इस साइड को इस तरह से माइनस वन ओवर आर सी। तो टी एक्स है ना, तो ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट माइनस ओवर वन माइनस वन ओवर आर सी। अच्छा, नोट करना आर सी इज टाइम कॉन्स्टेंट की है, यानी ग्रेडियंट माइनस वन ओवर टाइम कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे, ग्राफ इस तरह होगा, तो दैट विल बी द टाइम कॉन्स्टेंट माइनस वन ओवर ग्रेडियंट फाइंड कर लेंगे। अच्छा, यहाँ कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं है, इनफैक्ट में ये ओरिजिन से स्टार्ट होनी चाहिए। तो ये मैंने जस्ट एज इमेजिनरी डिस्कस किया, बनाया हुआ, ड्रॉ किया हुआ है। तो ग्राफ एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन होगा नेगेटिव वाला, ठीक है। तो जो भी ग्रेडियंट होगा नेगेटिव है, नेगेटिव ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस वन ओवर आर सी, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ग्रेडियंट की वैल्यू नेगेटिव में है, तो आर सी से टाइम कॉन्स्टेंट निकाल सकते हैं, राइट, क्लियर। अच्छा, ग्राफ की एक और शेप भी होती है इसकी, वो जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके फॉर्मूले यहाँ बताए हुए हैं, वो कभी कभी इसको उल्टा कर देता है, क्यू नोड ऊपर क्यू नीचे। तो आपने ध्यान में रखा है क्यू नोड ऊपर हो जाएगा ना, तो पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, तो तब वही ग्रेडियंट वन ओवर आर सी हो जाएगा, लेकिन वो माइनस नहीं होगा। बाकी बिहेवियर यही है, राइट। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ग्राफ को अगर वो उल्टा कर दे, क्यू नोड ऊपर कर दे क्यू नीचे कर दे, तो ग्रेडियंट पॉजिटिव हो जाएगा, लाइन ऊपर जा रही होगी ओरिजिन से, और ग्रेडियंट इक्वल टू माइनस वन ओवर टाइम पीरियड, राइट बेटा जी। ये आपने ध्यान में रखा। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन की डेरिवेशन थी, ये बेसिक है, मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा। उसमें एक चीज ध्यान में रखेंगे कि पैरेलल में हमने सिंपल ऐड कर लेना है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है हमारे पास, तो जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगी वो ऐड कर लेनी है, और कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये बात बड़ी ध्यान में रखनी है। यानी जहां पैरेलल कॉम्बिनेशन होएगा, हमारे पास एक कैपेसिटर्स है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ कैपेसिटेंस इसकी भी सी है इसकी भी सी है, लेट से तो 2C हो जाएगी, तो कैपेसिटेंस डबल होगी है ना, वोल्टेज हाफ होगा इधर। जैसे अगर इसको अकेले को 6 वोल्ट मिलना है तो इसको 3 वोल्ट मिलेगा, ये आपने बात याद रखनी। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है जो यहाँ पर मैंने की हुई, कि डिफरेंट ना कैपेसिटर्स के जो कॉम्बिनेशन है उनकी कैपेसिटेंस आपने याद कर लेनी है, या आपको डेराइव करना एटलीस्ट आनी चाहिए। कि दो पैरेलल है तो 2C, 3 है तो 3C, तीन पैरेलल, अगर पैरेलल और सीरीज का कॉम्बिनेशन है तो ये कितनी हो जाएगी बेटा, ये आपको कई दफा डायरेक्ट यूज करनी पड़ जाती है। कई दफा ये कह देता है कि अगर हमारे पास लेट्स से 12 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है बहुत ज्यादा, तो हम उसको किस तरह कंबाइन करें कि हमारी जो नेट है वो 8 माइक्रोफैरेड हो जाए, साइट 48 हो जाए। तो आपने कैसे करना है, तो आपको सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन पता होने चाहिए, मैंने फॉर्मूलाज लिख दिए। सी, तो वो सी अकेले एक की है वो रख देंगे हम, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में सी की जगह हम वो अकेले की रख देंगे, तो हमें वो नेट की पता चल जाएगी। इस तरह हमें पता चल जाएगा कौन सा कॉम्बिनेशन है। ये आपको हेल्पफुल अगर आप कर लें, आपकी मेहनत है थोड़ी सी, इफ यू आर एबल टू डू दैट, willing to do that as well.
जी, थर्मल अल्टरनेटिंग करंट हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं फील्ड्स के ऊपर, और वापस अब हम फर्स्ट पार्ट से आ जाते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से। जी बेटा, तो फर्स्ट वाले में पहला चैप्टर, उसमें डेफिनेशंस, ये रेडियन की डेफिनेशन, एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाती है, सेंटीपिटल फोर्स, सेंटीपिटल एक्सेशन की डेफिनेशन आ जाती है। ये ध्यान में रखनी है आपने रेडियन। इसके फॉर्मूलाज हैं, 5 फॉर्मूलाज हैं जो मैंने बताया, वो 5 आगे चैप्टर्स में आते हैं। अच्छा, ये वैसे एक चीज याद रखनी है, अगर आरपीएम में आपको एंगुलर वेलोसिटी की 2 यूनिट होती है जो हम यूजुअली यूज करते हैं, वो रेडियन पर सेकंड है और आरपीएम। अगर इंटर कन्वर्ट करना है तो ये मैंने थोड़ी सी कन्वर्जन की लिखी हुई है कि अगर रोटेशंस पर मिनट आपको गिवन है तो उसे पाई ओवर 30 से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी रेडियन पर सेकंड, और उससे डिवाइड कर दें तो रेडियन पर सेकंड को इसी से डिवाइड कर दें तो वो आरपीएम। आप एक साइड याद रख लें, दूसरी इसको ऑपोजिट। राइट बेटा जी, ओमेगा के ये फॉर्मूलाज है हमारे पास। तो ये पहले चैप्टर में फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है। एस इज इक्वल टू आर थीटा में याद रखना, थीटा शुड बी ओनली इन रेडियंस। राइट, क्लियर, ये फॉर्मूला याद रखें। तो ये मैंने फॉर्मूलाज यहाँ हाईलाइट किए हुए हैं, तो आई विश ये मैंने फॉर्मूलाज कहीं इकट्ठे भी लिखे हुए हूँ तो मैं उनको समराइज कर दूं। नहीं है, हाईलाइट ही किए हुए। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इसके, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ओमेगा का है। ओमेगा का ये 5 डिफरेंट चैप्टर में इसके बाद यूज होता है। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, या 2 पाई ओवर कैपिटल टी, और इसी को 2 पाई एफ भी हम कहते हैं। राइट बेटा जी, ये ओमेगा के 3 फॉर्मूलाज की शेप याद रखें। फिर एंगुलर एक्सेशन यूज नहीं होगा, बहुत कम यूज हुआ बुरे वक्त कुछ, पर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। बेटा ये नोट कर लें कि अभी तक इसका क्वेश्चन नहीं आया और ये आ सकता है कि अगर किसी ने डिफरेंट बनाना है तो। इसके अलावा एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ये फॉर्मूला अभी तक ए लेवल में मैंने कभी नहीं देखा यूज होते हुए, आपने इसको जेहन में रखना है। सेंटीपिटल फोर्स के 2 फॉर्मूलाज हैं, ये डेरिवेशन। सेंटीपिटल फोर्स में कुछ खूबियां है कि सेंटीपिटल फोर्स और एक्सेलेरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होते हैं, लेकिन अपनी डायरेक्शन कंटीन्यूअसली चेंज करते रहते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। सेंटीपिटल फोर्स और एक्सेलेरेशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, और ये रेडियल होते हैं। रेडियल जो विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है। सेंटीपिटल फोर्स, अगर कोई कार या एथलीट टर्न कर रहा है तो फ्रिक्शन से मिलती है, एरोप्लेन बोर्ड को ड्रैग फोर्स से, सैटेलाइट को, मून प्लैनेट्स को ग्रेविटेशन फोर्स से, इलेक्ट्रॉन को चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन से, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रस्सी से घुमा रहे तो टेंशन से याद रखें। सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एमबी स्क्वायर ओवर आर और एम आर ओमेगा स्क्वायर है। सेंटीपिटल एक्सेशन के भी 2 फॉर्मूलाज हैं, बी स्क्वायर ओवर आर ओमेगा स्क्वायर, ये याद रखने फॉर्मूले में कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये डेरिवेशन यहाँ कंपोनेंट, एक चीज जो शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी वो ये थी कि ये जो पहला चैप्टर है ना फोर्सेस वाला, फील्ड वाला, इनमें कंपोनेंट भी बहुत इन्वॉल्व है, स्पेशली यहाँ। तो आप एएस में जो कंपोनेंट्स हैं उनकी डेरिवेशन को बेटा आपने जहन में रखना है, वो डिराइव करने आने चाहिए, ठीक है। डेरिवेशन इज रियली इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, फील्ड्स में आ जाए। फील्ड्स में एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, वो ये है जो थर्ड वाला पॉइंट, फोर्थ वाला, कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, चाहे वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, उसका ग्रेडियंट विल गिव यू फील्ड स्ट्रेंथ। अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेंगे, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ग्रेडियंट लेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। राइट बेटा जी। और इसके अलावा लाइंस, जब भी कोई भी फील्ड यूनिफॉर्म है तो उसकी निशानी होगी लाइन स्ट्रेट और एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ना यहाँ एक चीज, ग्रेविटेशनल फील्ड के कुछ ग्राफ्स हैं, ये वो बड़े फ्रीक्वेंटली अब आ रहे हैं जो कि पहले कम आते थे। यानी एक ये ग्राफ, एक ये जो ग्राफ मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ
मिलते जुलते हैं ग्राफ उसके। तो ये ग्राफ अब आपने जेहन में रखने हैं, हमने पढ़ते हुए किए हुए हैं। मैं इनका तो कंपैरिजन ड्रॉ कर रहा हूं कि ग्रेविटेशनल, अगर हमारे पास जैसे लाइक चार्जेस हैं, इनकी फील्ड स्ट्रेंथ है, और लाइक स्फीयर्स हैं, तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो सी है वो भी स्फीयर्स और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की होती है, तो उसमें ना आपने एक एग्जांपल इनकी जेहन में रखनी है। तो आपने ना एक इनको ग्राफ को जरा जेहन में रखना है कि यही ग्रेविटेशन पीस है का ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ लाइक चार्जेस के लिए, स्फीयर्स के लिए। तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का ग्राफ अगेंस्ट आर ड्रॉ करेंगे, तो उसमें फर्क ये होगा कि ये यहाँ पर स्फीयर के जब तक हम रेडियस तक सरफेस तक आ रहे हैं तो लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में वो विल बी अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, आगे ग्राफ की शेप बिल्कुल सेम रही, फिर आगे आखिर में जाकर ये हॉरिजॉन्टल हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी जो ग्राफ होगा वो इस तरह स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये चीज आपने ना बेटा जेहन में रखनी है, ये ग्राफ अब एग्जाम में आ रहे हैं। सिमिलरली ये लाइक चार्जेस के जो फील्ड में, वही ग्रेविटेशनल में लाइक चार्जेस वाला ग्राफ है, क्योंकि उसमें दोनों जो मैसेज हैं वो अट्रैक्ट ही कर रहे हैं। अनलाइक वाला ग्राफ नहीं आएगा ग्रेविटेशन, ठीक है। इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ग्राफ लाइक स्फीयर्स के लिए सिर्फ बता रहा हूं, ये बात आपने नोट रखनी है। तो आपने एक जेहन में रखना है, ये चीज अभी रिसेंटली एग्जाम में आया है, जो लेटेस्ट है फेब्रुअरी मार्च। तो अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस आ जाएगा, तो उसमें फर्क ये है कि जब हम सरफेस तक पहुंच रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है कांस्टेंट वैल्यू की, लेकिन इसमें वो जब तक हम सरफेस पे पहुंच रहे हैं ये कब होगी, लेकिन ये क्योंकि नेगेटिव होता है, मैं इसलिए सिर्फ नेगेटिव में ड्रॉ कर रहा हूँ उसको। ग्रेविटेशन पोटेंशियल इज नेगेटिव, ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है ना, और इसके नेगेटिव होने के लिए तो ये ग्राफ होगा, और आगे वो बिल्कुल उसी की तरह बिहेव कर, ठीक है। तो ये बेटा एक डिफरेंस है जो आपने याद रखना है कि ये ग्राफ तो आगे होगा वो उसकी तरह बिहेव करेगा, लाइक चार्जेस आगे अगर दो हमारे पास वो एक और मैस भी है, जीरो को टच नहीं होगा यहाँ पर, अगर वो मैसेज बहुत दूर है तो तब वो जीरो को टच हो सकता है। तो जो ग्राफ है वो आगे जाकर उसी तरह ही कम हो, ठीक है। अच्छा, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा बेटा, लेट्स से
तो ये यहां से यहां तक हमें उसका रेडियस बताएगा ऑफ द सेकंड स्फीयर, और दिस टेल्स 0 से शुरू हो रहा है द रेडियस ऑफ द फर्स्ट स्फीयर। तो बेटा ये बात आपने अब नोट कर लेनी, ये ग्राफ हमने ग्रेविटेशन सिलेबस पढ़ते हुए नहीं किए थे, लेकिन अब आए। अच्छा फर्क क्या है इसमें, जहां हॉरिजॉन्टल आ रहा है ना, जहां हॉरिजॉन्टल आ रहा है आखिर में शुरू में, वहां वो कर्व है ग्रेविटेशन। सिमिलर इधर भी देखिए, इसमें शुरू में हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसमें वो स्ट्रेट लाइन आएगी। क्लियर? ये राइट बेटा? हॉलोस की है ना सिर्फ, जो आप अच्छा, पोटेंशियल। एनी क्वेश्चन सो फार? इफ क्वेश्चन प्लीज यू कैन रेज हैंड, मुझे आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। अच्छा बेटा जी, उसके बाद ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड में वापस आ जाते हैं। ये जी का फॉर्मूला, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, तो जी इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर, तो उसका जो ग्राफ है वो रेडियस स्क्वायर है, यानी अगर आर पे वैल्यू जी है तो 2 टाइम्स आर पे वो 1/4 हो जाएगी, 3 टाइम्स आर पे 1/9 हो जाएगी, स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है बेटा? और इसके अलावा हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी सेट अगर ऑब्जेक्ट जो सा है वो रोटेट कर रहा है, सैटेलाइट है, कोई प्लेनेट स्टार के गिर्द घूम रहा है, तो उसको सेंटीमीटर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स से मिलती है। तो ये दो डेरिवेशंस हैं, राइट? कि हम सेंटीमीटर फोर्स की जगह mv स्क्वायर ओवर आर रख दें तो इससे हमें ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी, v का फॉर्मूला आ जाएगा। और अगर हम आर ओमेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर रख दें, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर टी है, तो उससे टाइम पीरियड। अब ये नोट करें कि आगे v भी तो स्पीड है, डिस्टेंस ओवर टाइम, अगर पूरा एक राउंड है उसके डिस्टेंस को 2 पाई आर, तो टाइम को कैपिटल टी कहेंगे, तो आखिर में दोनों की डेरिवेशन सेम आ जाती है। अच्छा इसमें ये है कि सारे कांस्टेंट हैं सवाए टी और आर के, तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर के, इसे कहते हैं कैपलर्स लॉ। ये रेशियो प्रोपोर्शन सोल्व करना आपको आना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर नोट करके देखिए, टाइम पीरियड आपको गिवन है एक का और उसका रेडियस गिवन है। ये जो स्मॉल आर है ना, इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और अगर स्टार के अराउंड है तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टार, ये याद रखें। स्मॉल आर इज द डिस्टेंस टू बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लार्जर मैस। ठीक है? तो आपने रेशियो प्रोपोर्शन बस ध्यान में रखें कि अगर एक को टाइम आवर में रखने तो जो दूसरे का आंसर आएगा वो भी आवर्स में आएगा। एक आवर में रख रहे हो तो फिर दूसरे की वैल्यू भी आवर में रखनी है, यूनिट को आपने सेम रखना है। राइट बेटा जी? ये आपने एग्जांपल ध्यान में रखनी है। अच्छा जी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में कुछ खूबियां ध्यान में रखनी है कि अर्थ जो सी होती है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव हो रही होती है, ये भी वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पड़े हुए सैटेलाइट्स। इनका टाइम पीरियड और जो एंगुलर स्पीड होती है वो दोनों वही होती है जो अर्थ की होती है, और ये इक्वेटर के ऊपर होता है, बिल्कुल राइट। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये नेगेटिव क्यों होता है, उसके दो आंसर के ये अट्रैक्टिव फोर्स है, जो हम अर्थ के करीब आ रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए अर्थ के करीब आ रहे हैं, तो अट्रैक्शन ज्यादा होने से हमारा जो फोर्स है वो हमें लगानी नहीं, वो अट्रैक्ट करके और इजी हो रहा है हम, तो हमारी फोर्स लगाना है जो सा वो डिक्रीज हो रही होती है, जो हम ऑब्जेक्ट को मैस के करीब लेकर अर्थ के करीब लेकर आ रहे हैं। तो इसे कहते हैं वर्क गोज आउट या वर्क डन इज डिक्रीज, तो वर्क में नेगेटिव चेंज आता है। दूसरी रीजन ये भी लिखी हुई है कि ये नेगेटिव क्यों है, कि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू ग्रेविटेशन पोटेंशियल की, जब हम अर्थ से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, इन्फिनिटी पर होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा होती है और वो जीरो होती है। तो सबसे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू जीरो होती है, तो बाकी सब वैल्यू मैक्सिमम से कम है और जीरो से कम वैल्यूज नेगेटिव होंगी, राइट? स्केप वेलोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी चीज की यहाँ पर एक डेरिवेशन है हमारे पास, ये फॉर्मूलाज आप याद रख लें कि जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल है ना, इसका एक फॉर्मूला बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास भी होता है। तो अगर हम इस ग्रेविटेशन की जगह पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास रख दें तो स्मॉल एम इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ या लार्जर मास है, एम ऑब्जेक्ट का मास है जो रोटेट कर रहा है। तो ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल के फॉर्मूलाज है बेटा, ये फॉर्मूलाज को आप ध्यान में रखें। और अगर किसी चीज की काइनेटिक एनर्जी हम उसे फेंकें
ऊपर की तरफ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट वापस चला, दुनिया में वापस नहीं आएगा, वो चला ही जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सब में हम कुछ चीजें अज्यूम कर रहे हैं और जो रियलिटी नहीं। एक तो हम इसमें कह रहे हैं कि कोई एयर का इफेक्ट नहीं है, अर्थ कंप्लीटली सफियर है, ये भी रियलिटी नहीं है। इसके अलावा हम कह रहे हैं अर्थ आइसोलेटेड है, कि अर्थ पे कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है मून का, प्लैनेट्स का, सन का और भी बहुत से ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी का इफेक्ट अर्थ पे है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखने के ये हमने बहुत कुछ एज्यूम करके ये वैल्यूज निकाली। ये फॉर्मूलाज को आपने ज़हन में रखना है बेटा, इसके फॉर्मूलाज तो आपने सबके देखने, राइट बेटा जी। फील्ड स्ट्रेंथ जो से है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज रियली इंपॉर्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में। सबसे पहले कूलम्स लॉ आ जाता है। कूलम्स लॉ में आपने ये शेप याद रखनी है, के वाली नहीं ये, और इसकी पूरे की वैल्यू ज्यादा आसान है याद करना, 8.9 × 10⁻⁹। तो इसलिए ये वाली फॉर्म को याद रखें। इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ही है, और उसके जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, मैं जरा 1 मिनट के लिए देखूं स्टार्ट कहां से हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के हमारे पास कुछ तीन चार फॉर्मूलाज हैं, एक जगह लिखे हुए हों तो लेट मी शो। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये इसकी डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की होगी ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास। ये याद रखिए, ये दो डेफिनेशंस नहीं आई, ये पिछले साल एग्जाम के करीब आकर ऐड हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला एफ ओवर क्यू माइनस वी ओवर डी और क्यू, ये तीन फॉर्मूलाज इसके याद रखने। ये बीच वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस v ओवर डी जो दो वैल्यूज को डिवाइड करके आता है वो ग्रेडियंट से, तो इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो राइट बेटा जी, ये याद रखेंगे कि v और d का जो ग्राफ होगा उसका जो ग्रेडियंट होगा वो e बताएगा। क्लियर? अच्छा जी, चार स्फीयर के दरमियान में दो इलेक्ट्रिक चार्जेस, पॉइंट चार्जेस, जो लाइक चार्जेस होंगे ना उनमें हमेशा सेंटर पे कहीं ना कहीं फील्ड जीरो आएगी। तो कई दफा वो पूछते हैं कि कैसे पता चला कि चार्जेस लाइक चार्जेस है कि नहीं, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है डिस्टेंस के साथ तो वो जीरो। ठीक है, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस के दरमियान जीरो नहीं होगी, ये याद रखिएगा। अच्छा, अब इसमें अगर हम एक चार्ज, ये पॉइंट चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस के ऊपर ये हमारे पास ग्राफ ये होगा, अगर वो स्फीयर्स है तो वो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ जाएंगी, ये ऐड हो जाएंगी। बस ई में वो हॉरिजॉन्टल लाइंस जीरो लेवल पर होंगी और वी में वो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी हॉरिजॉन्टल, लेकिन वो जीरो नहीं, एक सर्टेन लेवल पर होंगी। बाकी ग्राफ की शेप जो लाइक चार्जेस की यहाँ पर है, लाइक स्फीयर्स की भी वही है, बस हॉरिजॉन्टल लाइंस शुरू में और आखिर में ऐड हो जाएगी। जो वो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो डिस्टेंस है वो उनका रेडियस बता रहा है दोनों ऑर्बिट्स। ठीक है बेटा, ये ज़हन में रखना है। और ग्राफ याद रखने के लिए कि जो ई का ग्राफ लाइक पॉइंट चार्जेस में है वो वी का ग्राफ अनलाइक चार्जेस में। ठीक है, जो ई का ग्राफ अनलाइक चार्जेस में, पॉइंट चार्जेस में या स्फीयर्स में, तो वी का ग्राफ वो लाइक वाले में उल्टा है। ये आपने कंपैरिजन याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको ई वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ और वी वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ दोनों याद करने हैं तो आप ई को याद कर लो कि जो ई के ग्राफ लाइक चार्जेस में होंगे वो वी के अनलाइक के लिए होंगे। यू कैन सी दिस, अनलाइक में वी कैसा होगा और ई का लाइक में ऐसा होता है। और जो ई का लाइक चार्जेस में होता है वी का अनलाइक में, वी का ई का जो अनलाइक में होता है वी का लाइक चार्जेस में वो, ये आपने उल्टा याद रखना है। वी और ई के ग्राफ एक दूसरे के ऑपोजिट, राइट। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बेटा किसी भी वायर में करंट आ जाए तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, ग्रिप रूल। जिधर करंट जा रहा है उधर थंब रखेंगे और इमेजिन करेंगे वायर आपके हाथ में है, करंट की डायरेक्शन में थंब है, तो फिंगर्स का कल बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्शन।
जबकि एक हमारे पास अगर सोलिनॉइड है, कॉइल है, उसमें करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रखेंगे, जिस साइड पे थंब होगा वो नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साइड साउथ पोल होगी, ये बताएगा। जब भी दो वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो अट्रैक्ट करेंगी, ऑपोजिट है तो रिपेल करेंगी। कॉइल में भी ऐसे ही, राइट। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो पहले तो याद रख लें कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, देखो हमारे सिलेबस में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल वैसे प्रॉपरली नहीं है, लेकिन वो अप्लाई कर लेंगे, गलत नहीं होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब लगाएंगे? जब कोई पॉजिटिव चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा, या कन्वेंशनल करंट, एक वायर है जिसमें कन्वेंशनल करंट कैरी किया हुआ है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और अगर एक नेगेटिव चार्ज एंटर होता है, जैसे बीटा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नेटिक फील्ड में, या इंड्यूस करंट है, करंट इंड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए हम वी यूज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो आप ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की जगह ये भी कह लें कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को लगाकर उसको रिवर्ट कर दो, रिवर्स ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, वरना कह दें आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज किया आपने, राइट बेटा जी। तो इसमें हमारे पास एक वायर के ऊपर जो फॉर्मूला लग रहा है स्ट्रेंथ का, फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड में अगर वायर जिसमें करंट है तो उसके लिए फॉर्मूला आई आर बी या बी बिल साइन थीटा याद रखें, और परपेंडिकुलर तो साइन 91 है तो खाली बिल रह जाएगा। और अगर एक चार्ज है, मूव कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी बेटा, उसका फॉर्मूला बी क्यू वी साइन थीटा होता है। हाँ, चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो बी क्यू वी साइन थीटा फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए दो चीजें, करंट बैलेंस में बैलेंस ले लेते हैं, वो बैलेंस चाहे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस हो, चाहे वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हो, इन तीनों का मकसद हमारा फॉर्मूले में एफ की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, आई हम एमीटर से, और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बी की यूनिट टेस्ला होती है। और इसको बी को मेजर करने के लिए करंट बैलेंस यूज करते हैं या हॉल्स प्रोब यूज करते हैं। हॉल्स प्रोब में हॉल इफेक्ट याद रखेंगे। हॉल इफेक्ट क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेस में अट्रैक्शन रिपल्शन है वो मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस कर ले, ये हॉल्स प्रोब से हम ये डेरिवेशन करते हैं, VH इज इक्वल टू BI ओवर NTQ। और इसमें याद रखें कि हमने वोल्ट मीटर है ना, उसको ही हमने कैलिब्रेट कर देना है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी टेस्ला मेजर करने, ठीक है। तो उसके लिए ये V इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट, VH इज प्रोपोर्शनल टू B, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होते हैं। तो जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब वोल्टेज डबल होगा तो B भी डबल हो जाएगी। तो हम इसकी रिस्पेक्ट से जो जो हम VH की वैल्यू इंक्रीज होगी इसका मतलब B भी इंक्रीज हो रही है, तो हम इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। कैलिब्रेट करने की एग्जांपल बता देता हूँ कि हमें ये पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक वैल्यू जीरो तो दूसरी भी जीरो, तो इसका मतलब जहां वोल्ट मीटर की रीडिंग जीरो थी वहां मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। फिर हम एक नॉन मैग्नेटिक फील्ड लेट से 0.6 टेस्ला अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये वोल्ट मीटर में कितने वोल्टेज शो करेगा। वो जहां भी पॉइंटर आएगा ना वोल्ट मीटर का, तो हम वोल्ट मीटर की रीडिंग को रिमूव कर दें, वहां पर 0.6 टेस्ला को लिख लें। 0.6 एग्जाम्पल में लिया है, फिर 0.6 और 0 तक आपने 6 इक्वल पार्ट कर दे तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 0.1। वही इक्वल गैप आप जीरो के दूसरी तरफ रखेंगे तो नेगेटिव में भी आप मेजर कर सकते हो। इस तरह जो आपका वोल्ट मीटर था जो पहले वोल्टेज बता रहा था अब वो टेस्ला की वैल्यू बताने लग जाएगा, ये कैलिब्रेट हो गया। और कैलिब्रेशन के लिए हमारे पास VH जितना बड़ा होगा ना वोल्टेज की रीडिंग, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना उतना आसान होगा, तो VH ज्यादा होना चाहिए। तो VH का N और T के साथ इनवर्स रिलेशन है, याद रखें। इसका मतलब VH ज्यादा होने के लिए N कम होना चाहिए और T की वैल्यू भी कम होनी चाहिए, राइट, क्लियर। इसके बाद अलावा आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टाइम्स एरिया B इंटू A। और अगर वो
एक कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर आ रही है तो खाली बी इंटू ए, अगर एंगल पर है तो बी इंटू ए साइन थीटा हो जाएगी, अगर वो एंगल पे आ रही है। परपेंडिकुलर आ रही है तो बी ए, और अगर एंगल पे तो बी ए साइन थीटा। और अगर वो उसके नंबर ऑफ टर्न्स भी है ज्यादा है, एन नंबर टर्न्स है, तो एन टाइम्स बी ए और एन टाइम्स बी ए साइन थीटा, ये होगा मैग्नेटिक प्लस लिंकेज। यानी जब नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई कर दें तो ये ओवरऑल आ जाता है। ओवरऑल मैग्नेटिक प्लस को कहते हैं लिंकेज। और मैग्नेटिक प्लस में चेंज आना तो वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती। राइट बेटा जी, तो उसकी एग्जांपल्स थी। मैग्नेटिक प्लस में चेंज कब आएगा? मैग्नेटिक प्लस इज मेड अप ऑफ एन बी ए साइन थीटा। इसमें 4 वेरिएबल हैं, एन बी ए थीटा। इन चारों में से कोई एक चीज में भी चेंज आ जाए, बी में, ए में, साइन थीटा, थीटा में चेंज आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी चेंज। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक लाइंस का कट होना, एक ही मतलब है, ये याद रखें। और जब भी फ्लक्स में चेंज हो, मैग्नेटिक लाइंस कट हो जाए तो ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड। यहाँ एन है ना, अगर एक हमारे पास कॉइल है तो फॉर वन कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स विल नॉट चेंज, राइट। इसलिए हम देख रहे हैं कि एन नहीं हमने चेंज किया for single coil, for one coil at a moment, the n will remain same. अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात, जो फैराडेज लॉ है ना, वो बताता है कि जो फ्लक्स जितना तेजी से चेंज होगा उसे कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा, और रेट ऑफ चेंज को हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स का ग्राफ है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल है बी के, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आती है जब हम किसी कंडक्टर में करंट पास करें आई, और करंट आएगा जब हम वोल्टेज अप्लाई करें। तो बेटा याद रखें बी पाई मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स और ग्रेविटेशन पोटेंशियल का सिंबल सेम है, सिंबल वही है, लेकिन यहाँ ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, वी वोल्टेज और आई, ये चारों इन फेज है। इन फेज का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो एक बात आपने ना याद रखनी है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इन चारों का ग्राफ एक ही होगा। और इंपॉर्टेंट बात, इन चारों को नोट कर लें, जो इन चारों का ग्राफ होगा उसका ग्रेडियंट लो तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एग्जाम के क्वेश्चंस ही हैं, समझो ये कि बी फाइव बी आई, इन चारों के ग्राफ का ग्रेडियंट लें, दैट विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। राइट, क्लियर। उसके बाद आ जाते हैं बेटा जी सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन वन ऑफ दोज चैप्टर्स है जिनके आपको फॉर्मूलाज उनकी थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें फॉर्मूलाज को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे। तो स्टेट में मैं फॉर्मूलाज की तरफ जा रहा हूं। उसमें जो फॉर्मूलाज आपने याद करने हैं, अगर समराइज कहीं किए हुए हैं, किए तो हैं, चले ये फॉर्मूला बेटा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो वो ले लें, ठीक है। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इवन मैं वो आपको बताऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एक्स नोट एम्पलीट्यूड है साइन ओमेगा टी, ठीक है। और जो वेलोसिटी होती है वो एक्स नोट ओमेगा कोस टी। इसके अलावा वेलोसिटी का एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है मैक्सिमम वेलोसिटी। बेटा ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन में एक्स की जगह एक्स नोट आ जाता है। अच्छा, ये माइनस लगाएं या ना लगाएं, क्या यहाँ तो इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम वैल्यू में हम लिखते हैं कि माइनस लिखते हैं या ना लिखते हैं, चॉइस इज योर्स, ठीक है। कि हमने मैग्नीट्यूड बतानी होती। बेटा ये फॉर्मूलाज ना, और एक हमारे पास है किसी भी पॉइंट पर जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी, ये तीनों की वैल्यू एक होती है। ये फॉर्मूला ये नोट कर, राइट। और पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, उसका फॉर्मूला ये नोट कर लें। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सबसे ज्यादा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, वो कंपैरिजन करने के लिए दे देता है कि लाइट से
वो आपको कभी फॉर्मूला दे देगा कि एक स्प्रिंग से अटैच किया हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो k ओवर m है इनटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी, एक्स है। तो आपको k का ओमेगा फाइंड करें तो हमने फॉर्मूला याद रखना है, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब ये तो k ओवर m है ना, एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेशन है, x की जगह x है, तो k ओवर m विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। क्या आप यहाँ डराइव कर दें इस फॉर्मूला में a की जगह रख दें माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वो माइनस और x दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे, तो u विल बी लेफ्ट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k ओवर m, और फिर ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट k ओवर m। अगर स्प्रिंग कांस्टेंट k स्प्रिंग कांस्टेंट है तो, और ओमेगा का पता चले तो ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई f है फ्रीक्वेंसी, और 2 पाई ओवर टाइम पीरियड भी होता है इसका ओमेगा का, तो आप टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको ये चीज याद रखनी है फॉर्मूलाज, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये फॉर्मूलाज एक तो याद रखने, दूसरे इसके ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ में भी ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और एक ही एनर्जी वाला। अच्छा ये कैसे हैं, ये मैं आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। वो है एक्सलेशन और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ग्राफ। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन की तरह लेके, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और ये है डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें भी एक्सलेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव क्योंकि एक्सलेशन हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ये ऑपोजिट होते हैं, इसलिए इनका नेगेटिव डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला ग्राफ होता है। तो इसमें याद रखना है कि जहां भी एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा वो डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड होगा, और जहां एम्पलीट्यूड है तो वो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। हाँ पॉजिटिव एम्पलीट्यूड है तो नेगेटिव मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होगी, नेगेटिव एम्पलीट्यूड है तो पॉजिटिव। इंपॉर्टेंट बात, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहां से अगर हमें ग्राफ पता है तो हम ग्रेडियंट से ओमेगा निकाल सकते हैं, ओमेगा से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, याद रखें, और इस फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट बात है इनमें रखनी। दूसरा इसका जो ग्राफ है ये है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये एक एलिप्टिकल होता है, सर्कल की तरह नहीं है। दो पैराबोला को हम आपस में जोड़ दें कि जहां हम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर होंगे तो वहां स्पीड और काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, जहां डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है वहां स्पीड और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जहां काइनेटिक एनर्जी स्पीड जीरो हो जाती है एम्पलीट्यूड पर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये एनर्जी चेंजेस ना यहाँ पर ये मैंने मेंशन भी किए हुए हैं, अगर आप देखेंगे अपने नोट्स में भी लिखे हुए हैं कि एक्सट्रीम पर डिस्प्लेसमेंट जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन स्पीड मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि रियल में ये हाइट जीरो तो नहीं होती। इस तरह एक्सट्रीम पॉइंट पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, स्पीड जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एनी टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चाहे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑसिलेटर, तो कई तरह के मैक्सिमम हो, राइट बेटा जी। तो ये ग्राफ नोट कर लीजिएगा आपका। एक ये एनर्जीज का ग्राफ है, जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है वो अपवर्ड कर्व है, अपवर्ड बाउल है, पैराबोला कह लें, काइनेटिक एनर्जी का डाउनवर्ड। लेकिन एक अजीब बात है, एक जो स्ट्रेट लाइन शोज कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, और ये ग्राफ हमेशा शो करता है कि टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहती है किसी भी पॉइंट पर। आप इस पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करें तो वो टोटल एनर्जी इतनी ही आएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो आप नोट करोगे कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, राइट, क्लियर। अच्छा बेटा जी, अब एक वैसे ही ये
अगर हमारे पास सिंपल आर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका ग्रेडियंट लें तो वो ग्रेडियंट कहते हैं रेट ऑफ चेंज और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ जाएगा। और वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी वाले ग्राफ का ग्रेडियंट ले तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो आपने नोट करना है, इसका ग्रेडियंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये इसके ग्रेडियंट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक्सेलरेशन टाइम आ जाएगा। राइट, ये रिलेशन याद रखना है। क्लियर बेटा जी? सिंपल हार्मोनिक मोशन में आगे जाकर आ जाती है फ्री ऑसिलेशन, जब कोई चीज अपने नेचुरल टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेशन कर रहा है, और अगर किसी चीज का एक्सटर्नल फोर्स का टाइम पीरियड भी ऑब्जेक्ट के नेचुरल टाइम पीरियड से मिल जाए तो उसका एम्पलीट्यूड एकदम बढ़ जाता है। इसे कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस के पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है कि ट्यूनिंग, टीवी, रेडियो, मोबाइल का कनेक्ट करना, माइक्रोवेव ओवन में खाना बनाना है, ब्रेकिंग किडनी स्टोन, ब्रेकिंग टीथ प्लेक, ब्रेकिंग ज्वेलरी, जो ज्वेलरी की रस्टिंग होती है वो, ये बेटा इफेक्ट्स है पॉजिटिव ऑफ रेजोनेंस। चीजों को तोड़ा भी जा सकता है, तो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट में से हैं। इनमें ये ग्राफ याद रखिए कि एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट ग्राफ ये है, और जहां फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम है ये तब होता है जब एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी उसकी नेचुरल ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर दे, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। राइट बेटा जी? अच्छा, अब अगर हम उस ऑसिलेशन के साथ कोई भी एक रेजिस्टिव फोर्स अटैच कर दें, कोई पर लगा दें, कोई फ्रिक्शन क्रिएट कर दें, तो वो जल्दी डैम्प होगा। तो आपने नोट करना है, जो डैम्पिंग ज्यादा होती जाएगी तो ये लाइन फ्लैट होती जाएगी। फ्लैट होने से जो उसकी पीक वैल्यू वो थोड़ी थोड़ी लेफ्ट की तरफ जाती रहेगी, ये भी ध्यान में रखना। राइट, इनमें ये जो ऊपर पीक है ना, ये निशानी है गोल कि यहाँ कोई डैम्पिंग हो रही है, और दुनिया में हर ऑसिलेशन में डैम्पिंग है, क्योंकि डैम्पिंग होता है आस्ता आस्ता एम्पलीट्यूड का डिक्रीज होना। और अगर कोई एम्पली डैम्पिंग नहीं हो रही तो वो ग्राफ में पीक, ये पीक नहीं आएगी, वो ग्राफ बिल्कुल सीधा चल जाएगा। ये कह देता कभी नो डैम्पिंग हो तो ग्राफ कैसा होगा। अच्छा, एक क्रिटिकल डैम्पिंग होती है जो मैक्सिमम डैम्पिंग होती है, इतनी डैम्पिंग है कि ऑब्जेक्ट का एक ऑसिलेशन भी कंप्लीट नहीं होता। तो बेटा इन दैट सिचुएशन, जब एक भी ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं होना तो उसे क्रिटिकल डैम्पिंग है। तो क्रिटिकल डैम्पिंग लाइट डैम्पिंग और हैवी डैम्पिंग के बीच में होगा उसका ग्राफ। ये आपने नोट करना है, ये थोड़ा अनयूजुअल। राइट, कोई चैप्टर अभी कोई रह गया और जिसका हमने कोई बेसिक पॉइंट डिस्कस की हो? यस सर।